आया नहीं भाई, जीवन में कुछ ऐसी चीज बनानी है तुझे बड़ा होकर, जहां इन दवाइयों से परे भी एक जिंदगी। दीक्षित जी का एक बयान है, राजीव दीक्षित जी जिन्होंने आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाया, भारतीयता को पूरी दुनिया में पहुंचाया। वो कहते हैं भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है करने की प्रैक्टिस कोई, वो सूर्य नमस्कार। कालिदास जी बड़ा सुंदर कह के गए, करत करत अभ्यास पे जड़मति होत सुजान, आवत जावत रास्ते सिलपत पड़त निशान। सिक्स जो है ना शिला के समान, ये पत्थर के समान है। जब तक इस पे रस्सी के वो रगड़े नहीं लगेंगे ना, इस पे बार बार एक चीज नहीं होगी तो इस पे निशान की। एशिया रिकॉर्ड जब बनाना था उसमें 2 महीने लगे, और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार में बनाना था लगभग 3 महीने का समय, लॉकडाउन का समय लगा। और उसमें लगभग 15 से 20 दिन तो मेरे ऐसे रहे थे जब केवल दलिया और केले खाकर रहा था। ये है बस सारा खेल। आप इसको सेट कर लो, आप सब कुछ कर लो। वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी थी तो 10 मिनट में 113 करने थे। उसके लिए मैं लगभग 1.5 2 घंटे कंटिन्यूस सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करता था, और एक दिन नहीं, सुबह शाम करके लगभग महीने 1.5 महीने। अब एक इंसान में सब कुछ ही तो समाया हुआ है, अलग का। मैं भक्त भी हो सकता हूँ, मैं पुरुषोत्तम भी हो सकता हूँ, मैं शांत भी हो सकता हूँ, मैं शक्तिशाली भी हो सकता हूँ। मूल मंत्र इज लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइस वी मेक। There are lakhs of yoga teacher in the world, but there are very few who are experienced. कहा गया है कि दुनिया में बहुत सारे योगा टीचर हैं, लेकिन जो अनुभवी हैं, जो आपको योग का अनुभव दे सकते हैं, वो कुछ ही बहुत कम है। तो उसी तरह एक आज हमारे साथ योगा टीचर, योगा कोच और एक ग्रैंड मास्टर जुड़े हैं, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम अक्षय आनंद जी, कैसे हैं? धन्यवाद। So let me tell you about this platform, and this is Anand Yatra podcast, which is a channel which takes you to the journey of people like Akshay ji, who has created the records which can transform your body, mind and soul. कुछ ऐसी कहानियां जो आपके मन को, आपके अनुभवों को और आपके इमोशंस को परिवर्तित कर सकती हैं और आपको मोटिवेट कर सकती हैं कि आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करें और दूसरों को मोटिवेट करें। So I hope today this podcast is going to be like the mastering the wellness, the inspiring journey of Grandmaster Akshay Anand. So first of all, I would like to thank Akshay ji to accept our invitation for coming to Anand Yatra and completing the journey of Akshay Anand ji to coming to Anand Yatra, because it's very beautiful to feel the joy. और लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस अ लिटिल बिट अबाउट अक्षय जी। अक्षय जी का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन, सब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स आगे आने वाले समय में वेट कर रही हैं उनका। सो अक्षय आनंद जी, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ऑल्सो नोन एज GM अक्षय आनंद जी, एंड ही हैज डन हिज डिप्लोमा इन योगा साइंस फ्रॉम मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. Also done in masters in yoga. He has done his masters in Hindi as well as, so he has a very good professional background, and after that he has a very transformative journey to pursue the career of yoga as a yoga coach, and now he is transforming lives of people. So आज की हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। जो भी स्पेशली योगा फील्ड में है और योगा फील्ड में आना चाहते हैं, वो इस आज के पॉडकास्ट से कुछ इंसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्षय जी, मैं शुरुआत करूंगा आपकी इस यात्रा से। कहीं मैंने पढ़ा था, ट्रुथ इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। जो दिखता है वो जरूरी नहीं सच हो, और कई बार मुझे खुद लाइफ में अनुभव हुआ है कि मैं कुछ और सोच रहा था और जब उसको देखा, जाके अनुभव किया, तो वो कुछ और ही निकला। वेरी ब्यूटिफुली सेड कि दैट वेलनेस इज, अगर आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं बिना थके, बिना रुके और बिना निगेटिव हुए आप कर सकते हैं, तो दैट इज वेलनेस। आई होप, और आज हम डीपली वेलनेस को जांचेंगे। और तो मैं जानना चाहूंगा आपकी जो एक योगा जर्नी रही है, आपका बैकग्राउंड, आपका चाइल्डहुड। आई होप आप हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा के लोग, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, आई फाइंड देम वेरी, बोली जरूर उनकी थोड़ी सी वैसी होती है, लेकिन दे आर वेरी स्वीट। मुझे लगता है कि अगर जब हम बात करते हैं तो वी फाइंड देम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तो आपका बचपन कैसा था? क्या ये बचपन से रुझान था आपकी लाइफ में वेलनेस का, या फिर धीरे धीरे आपने कुछ लाइफ में ऐसा हुआ तो देन यू वेंट थ्रू दिस जर्नी?
आशीष जी, यहाँ मैं अपने जीवन की ना 2 घटनाओं से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। जी, जी। तो कहते हैं ना, हर जीवन में आप जहाँ पर ना जीवन में जब भी आप कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा बड़ा करने की सोचते हो, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे इंस्पिरेशन होती है। और मैं मानता हूँ मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी वो इंस्पिरेशन है, वो है प्यार। वाओ! लव वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जो मुझे इस हेल्थ और वेलनेस की जर्नी में हरदम पुश करती रहती है और बेहतर और बेहतर और बेहतर होने के लिए। तो यहाँ मैं 2 घटनाएँ, एक तो मेरे बचपन के समय में जब आई थिंक मुझे जितना याद है। अच्छा, आपने प्यार की बात की, आई थिंक लोग मे बी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आई वांट टू द नेचर, इस प्यार का नेचर क्या है? जैसे हमारी मदर लव होता है, सो मेनी टाइप्स ऑफ लव इन द वर्ल्ड, ये इस प्रेम का नेचर क्या है? वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था अभी। जी, तो जी। इस प्रेम का नेचर है, पहला जो बचपन में है नेचर, वो है मेरे दादाजी को लेकर। और जो ग्रोइंग एज में है, जो जवानी में है, वो है हमारे माता और बहनों को लेकर। तो वो प्यार है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है वाओ! अपनों के लिए कुछ ऐसी चीजें करने के लिए, ताकि वो अपने जीवन में और बेहतर कर पाएं, अपने जीवन को खुशी खुशी जी पाएं। तो बचपन की जो घटना थी वो यही थी, मेरे दादाजी जब दूसरी तीसरी क्लास में थे, बहुत बीमार रहते थे। ओह! तो बचपन से ही वो सेवा का भाव उनके साथ, लगभग 5-6 साल मुझे याद है बचपन में, कि हर तरह की दवाई, हर तरह की मेडिसिन सब हमने ट्राई किया। पर उन्हें कभी भी वो जो एलर्जी थी, जो इश्यू था, उन्हें वो ठीक नहीं हुआ किसी भी तरह बीमारी से। तो बचपन से ही कहीं न कहीं वो सेवा भाव मेरे दादाजी के साथ, वो प्रेम था उनके साथ, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, बड़ा होके कुछ ऐसा करना है कि इन दवाइयों से परे, इन गोलियों से परे, क्योंकि पूरा बचपन ही ऐसे बीता जहाँ घर में एक कोना हुँ। ऐसा था, जहाँ हरदम दवाइयाँ रखी रहती थी, हर तरह की गोलियाँ, हर तरह की दवाइयाँ। और कभी कोई आराम नहीं, हर रात ऐसी जहाँ दर्द में गुज़र रही हो, हर रात ऐसी जहाँ कष्ट में रोते हुए हर रात गुज़ारी जा रही है। और 1-2 दिन नहीं, लगभग 6 से 7 साल का समय। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। वो प्यार मेरे दादाजी के साथ, वो सेवा भाव मेरे दादाजी के साथ, जो मैंने बचपन में गुज़ारा, वाओ! बहुत कष्टदायक एक समय रहा। उसने मुझे सिखाया, नहीं भाई, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ बनानी है तुझे बड़ा होकर, जहाँ इन दवाइयों से परे भी एक ज़िंदगी जी जा सके। क्या वो नेचुरल चीज़ें हो सकती है, क्या वो लाइफ़स्टाइल हो सकती है, जिससे एक बेहतर जीवन बनाया जा सकता है बीमारियों से हटकर। और जैसे-जैसे बड़ा होने लगा, कॉलेज के समय में मेरा जीवन के लगभग 3 से 4 साल ऐसे रहे जब भिक्षाटन करके खाने का रहा। ओह! पढ़ते हुए मैं 12th क्लास में था जब मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं घर से बाहर रह के पढ़ूँगा। ओके। 10th क्लास में जितना मुझे याद है, 10th क्लास में जी। मेरे 2 डिसीज़न थे। पहला कि मैं घर रह के नहीं पढ़ूँगा, बाहर रह के पढ़ूँगा, और दूसरा डिसीज़न ये था कि जो करूँगा ना, अपना करूँगा, किसी की नौकरी नहीं करूँगा। ऐसा क्यों, मैं जानना चाहूंगा, लाइक ये थॉट आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि जनरली कुछ होता है, मुझे भी लगता है कि नौकरी में हम बन जाते हैं, बहुत सारे बाइंडिंग होते हैं, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, तो ये थॉट आपके माइंड में कैसे आया कि आई विल नॉट डू अ जॉब? सो बेसिकली मेरे पिताजी का शुरू से ही ना एक काम था। मेरे पिताजी चाय की दुकान थी। तो जितना मुझे याद है, दूसरी या तीसरी दुकान से क्लास से मैं वहाँ पर काम करता था, अपने पिताजी के साथ उनका हाथ बटाता था। तो हम्म। बचपन से ही वो ना एंटरप्रेन्योरशिप वाला कीड़ा जो था ना, वो बचपन से ही अपने अंदर डाल दिया गया था कि नहीं करेक्ट, बेटा, जो करेक्ट। करना है अपना करना है, फ्री रहना है, स्वतंत्र रहना है, हम्म। और अपने पोटेंशियल को ग्रो करना है, कितना तुम बेहतर कर सकते हो, वो चेक वाओ। करते रहना। तो ये उस समय से रहा। और जब लगभग वो 4-5 साल भिक्षाटन के रहे, साधु जीवन के रहे, उस समय भी बहुत सारे काम किए, पैम्फलेट बाँटे, मैगज़ीन बाँटी, किराना स्टोर पर काम किया, उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का काम किया। बट ये रहा कि क्योंकि घर से बाहर रहकर पढ़ रहा हूँ, तो घर से ₹1 नहीं लूँगा, जो करूँगा खुद से हम्म। कमाऊँगा, खुद की पढ़ाई पर लगाऊँगा। वाओ। और मैंने भी महसूस किया, जब कमाना शुरू किया और जब तक शायद हम नहीं कमाते, तो हम एक मेंटली डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, हम अपने निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जब हम कमाना शुरू करते हैं, तो शायद हम निर्णय अपने ले सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग, फिर हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आई होप उसके लिए। तो यस, आपने ये है। अभी मेंशन किया साधु फेज का, वो हाँ, एक स्ट्रगलिंग फेज वो का, तो मैं घटना उसको चल थोड़ा रहा और डीपली समझना चाहूंगा, उसमें थोड़ा गहराई से जाना चाहूंगा। यस, व्हाट था। वाज वो दैट? भी एक कमाल की यात्रा थी वो भी। तो लगभग मैं यहाँ खरखोदे गाँव जो हमारा पड़ता है सोनीपत में, तो वहाँ से गुड़गाँव आया पढ़ने के लिए। उस समय पर रहने की या सच कोई व्यवस्था मेरे पास थी नहीं। तो यहाँ गुड़गाँव में आकर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
कार्यालय पर रहने लगा। उस समय पे जो समय रहा, तो उस समय पे मैं शाखा लगाता था और मेरा काम होता था छोटे बच्चे को खेलना सिखाना, कराटे सिखाना, उन्हें जीवन की शिक्षाएँ देना। वाओ। और वो काम करते हुए तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग दिन हमें उन बच्चों के घरों पे मिलने के लिए जाना होता था। कैसा उनका हम्म। जीवन चल रहा है, माता-पिता कैसे हैं घर पे, कैसी उनकी स्टडी और बेहतर हो सकती है। तो वो गाइड करने के लिए, उनको एन्श्योर करने के लिए कि नहीं आपका बच्चा सही जगह आ रहा है, अच्छा सीख रहा है, अच्छा कर रहा है। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या देश हित के बारे में सिखाते हैं, ये सब चीज़ें। तो लगभग वो 3-4 साल का जो फ़ेज़ था ना, जब मैं उनके घरों पे जाता तो माता-बहनों से क्योंकि ज़्यादा मिलना होता था, शाम के समय पे मेरा जाना होता था। तो घर पे माता-बहनें होती थी, भाई साहब अभी आए नहीं होते थे या उनके हस्बैंड या उनके हम्म। भाई जो होते थे, वो ऑफ़िस से अभी आए नहीं होते थे। तो उस समय रहते हुए मैं हरदम देखता था माता-बहनों को ना बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कभी किसी से शेयर ही नहीं कर पाते हैं, ट्रू। जो ट्रू। कभी किसी को कह ही नहीं पाते हैं। हम्म। तो वो 3-4 साल में हमेशा मेरे को एक बात पिंच करती थी कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए? मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए? क्या वो चीज़ हो सकती है जो मैं महिलाओं के लिए कर पाऊँ? तब मुझे समझ में आया मैं कुछ ऐसा काम करूँगा, मैं उनके लिए काम करूँगा जो सबका ख़्याल रखते-रखते खुद को भूल जाते हैं। वाओ। यहाँ पे मैं ये एडिशन करूंगा, आप ही की तरह मैं खुद सोचता हूँ कि लाइक फीमेल्स कितना कुछ करती हैं। लाइक मुझे लगता है लाइक शायद वो ना होती तो हमारा जीवन और आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, है ना। बट स्टिल सब कुछ करने के बावजूद मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो उनको शायद कहीं ना कहीं सफर करते हैं। और स्पेशली विलेजेस में हम देखते हैं ये ज्यादा आजकल। तो फीमेल्स बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, स्टिल दे आर लाइक अर्निंग ऑल्सो। तो वो एक उन्होंने उस चीज को प्राप्त भी किया है। लेकिन ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए खुद था, जिस तरह से आप बोल रहे हो, आप कनेक्टेड हो कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको सुनने को मिले, जैसे आप बहुत कुछ हेल्प करो किसी की और आपको कहा जाए कि तुम कुछ नहीं करते हो अक्षय। तो ये बहुत पेनफुल होता है कि इतना। लेकिन उसके बावजूद मैं कल किसी के साथ था तो व्हाट ही सेड लाइक कि जैसे आपने कहा आपकी लाइफ में आपके दादाजी का एक बड़ा रोल था। ही सेड कि माय मदर इज लाइक द एपिटोम ऑफ लव। कि जो हमारी मदर होती है, क्योंकि दे आर वेरी हार्ट ड्रिवन, वो दिल से सोचते हैं, तो वो हमेशा चाहे आप कितना भी गलत करो दे विल ऑलवेज लव यू। अगर मेल्स में जनरली, क्योंकि मैस्कुलिन लॉजिक वाली बात है, अगर आज मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो सोचता रहूंगा मैं कि आखिरी और का मौका मिलेगा, मैं उसको बताऊंगा। तो आई थिंक वो लव ही है। आई थिंक आपने जो शुरुआत की इट्स वेरी टचिंग और रियलिस्टिक है। कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये प्रेम ही है जो इस ब्रह्मांड के अणुओं को जोड़े हुए है। जिस दिन शायद ये प्रेम खत्म हो जाएगा तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है वो, मतलब मैंने तो अपना पाया है कि एक बेटर वर्ज़न बनाया शायद प्रेम ने मुझे। मैं जीता जागता एग्ज़ाम्पल मानता हूँ अपने आप को कि प्रेम का ही स्वरूप और प्रेम को ही दुनिया तक जो मुझे मिला, जो मैंने पाया बस मैं वाओ। बाँटने का काम कर रहा हूँ, ट्रू। इसके अलावा कुछ ट्रू। नहीं। ट्रू। 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 और यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप लकी थे कि टच कर पाए, उस आनंद को महसूस कर पाए। तो इसीलिए आप आज उसको बांट रहे हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपकी। आपने ये तो डिसाइड किया कि आप वेलनेस के लिए कुछ करने वाले हैं। फिर ये कैसे तय हुआ कि अब आप मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग जाएंगे और अपनी योग की जर्नी शुरू करेंगे? ये योग का चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? तो ये योग का चैप्टर भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं एक बार आपको रोकूंगा, और जो लोग शायद नहीं जानते, आई वांट यू कि आप एक बार बताएं बहुत संक्षेप में कि आरएसएस क्या है। लाइक व्हाट इज दैट राष्ट्रीय स्वयं संघ? क्योंकि आई होप कुछ लोग उसको नेगेटिव में देखते हैं, कुछ लोग हुँ। पॉजिटिव में देखते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा, एक ऐसा संगठन है जो चरित्र का निर्माण करता है। जो एक ऐसे मनुष्यों को बनाता है जो खुद से पहले, अपने आप से पहले, अपने परिवार से पहले राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। वाह। तो मेरे को ऐसा सौभाग्य था कि वहाँ रह के काम करने का मौका मिला, वो सीखने का मौका मिला और यही अब दुनिया तक मेरे को पहुँचाने का मौका मिल रहा है, तो अपने स्तर पर मैं इसको कर रहा हूँ। हम्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कि कैरेक्टर, और मुझे लगता है कैरेक्टर बिल्डिंग इज द ग्रेटेस्ट थिंग। अगर हम चरित्र का निर्माण कर लें तो वो सबसे बड़ी बात है। और जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि योर ग्रैंडफादर, उन्होंने किस तरह से आपके उस चाइल्डहुड को
लाइक क्रिएट किया कि आप वेलनेस की तरफ जाओ, उसी तरह मैं कल किसी के साथ था तो ही वॉज ऑल्सो वेरी ड्रिवन बाय हिज फादर, क्योंकि वो अनहेल्दी रहा करते थे, उनकी मदर भी इसी तरह से। तो उन्होंने ठाना कि मैं मेडिसिन में जाऊंगा, आई विल गो इन द डॉक्टरशिप। तो इससे मुझे ये महसूस होता है कि जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं और जिस फैमिली में हम जन्म लेते हैं, वो हमारी लाइफ का बहुत लाइक निर्धारित करते हैं। और हमारी पेरेंट्स की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को बचपन में क्या क्या चीजें मिलती हैं, आई होप फिर वही चीज वो आगे जाके कंटिन्यू करता है। अब जिसके बचपन में शायद पेरेंट्स ना मिले, आजकल हम देखते हैं जॉब का वर्ल्ड है, दोनों अर्निंग कर रहे होते हैं, तो शायद बच्चे को वो पेरेंट्स नहीं मिल पाते, तो वो आजकल एक ड्रॉबैक है आजकल की लाइफ में। नहीं, बिल्कुल ये हो गया है, क्योंकि पहले के समय में इसको सरल तरीके से देखते हैं कि पहले माता-पिता में पिता बाहर जाके काम कर रहा होता था, माता घर को संभाल रही होती, और फिर हम्म। बच्चों को संस्कार, तो मैंने पाया संस्कार देने का काम दादा-दादी का होता था और पालन-पोषण का काम माता-पिता का होता था। वाओ। अब जब से ये कल्चर चेंज हुआ है, थोड़ा-सा न्यूक्लियर फैमिली हुई है, तो वो संस्कार कहीं हट गया, कार आ गई है उसकी। हम्म। तो यस। वो कहीं न कहीं लैक हो रहा है, और अब ये भी हो गया है, क्योंकि गाँव से शहरों की ओर शिफ्ट करना, और उस वजह से माता-पिता दोनों ही काम कर रहे हैं, तो बच्चे कौन पाल रहे हैं? मेड। हम्म। तो उससे वो संस्कार की अपेक्षा फिर आप कैसे उस लेवल के, जिस स्तर पे आप, जिस माइंडसेट पे आप, जिस कल्चर में आप जन्म लिया है, और पालन-पोषण कहाँ हो रहा है, तो उस चीज़ का भी तो बहुत अंतर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आनंद जी, आपने आई थिंक प्रॉब्लम की हमने बात समझी, और मुझे लगता है आपने इन प्रॉब्लम को देखा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है इसका? मुझे ऐसा लगता है आज के समय में सबसे पहले ये समझना होगा कि पैसा हमारी नीड है या वांट है। आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप इसको थोड़ा डिटेल में अ, समझाएं। इसको ना मैंने अपने स्तर पे जहाँ पाया है ना, कि सब जगह आप पाएँगे आस-पास शहरों में कि सभी काम कर रहे हैं। अब ख्वाहिशों का तो हम पाते हैं कि अंत ही नहीं है। आप कितना ही बढ़ा लीजिए, कितना ही बढ़ा लीजिए, यस। वांट आपकी कुछ भी हो सकती है। पर रियलिटी हम्म। इज़, नीड क्या है हमारी? नीड है बस 2 वक़्त का करेक्ट। खाना। नीड हम्म। है कि बस ऐसा कोई साधन जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दे। अब उसके साथ हम्म। आप स्टेटस को जोड़ते हो, तो वो कहीं न कहीं एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है। हम्म। आप इसके अलावा एक लग्ज़रियस लाइफ़ को जोड़ते हो, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर डाल रही है। तो पेरेंटिंग बढ़िया हो, कार की जगह संस्कार मिले, तो इसके लिए बस यही समझना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर हटा दो ना। हम्म। मैं कभी भी दिखावे को बुरा नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, शो ऑफ करो, पर किसके लिए? इसलिए बस तुम्हारा बिज़नेस अच्छा हो। पर्सनल हम्म। लाइफ़ में शो ऑफ मत करो, क्योंकि जब भी तुमने पर्सनल लाइफ़ में शो ऑफ किया ना, एरोगेंट, ईगो, आपका नेगेटिव इमोशन जितने हैं ना, वो आपके अंदर आ जाएँगे, और करेक्ट। आप अपनी लाइफ़ को फिर वो हैप्पीनेस के साथ नहीं जी पाओगे। आप हर टाइम हम्म। एक ऐसी छवि अपने सामने रखोगे जो आप नहीं हो, जो आप रियलिटी में नहीं हो। यस। तो ये जो नीड और वांट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। आप अपनी वांट को रखो, होना चाहिए शो ऑफ, दिखावा करो अगर उससे आपका बिज़नेस बड़ा हो रहा है, पर अपनी नीड को समझिए। और नीड ये है कि मुझे ये समझना पड़ेगा, पुरुष और महिला में, दोनों में से, कि कौन घर चलाएगा और कौन बाहर हम्म। जाके सँभालेगा। वरना तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी। करेक्ट। मैं आज एक बड़ा सुंदर देख रहा था, और कहीं न कहीं हम ये बाहर से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस। तो हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, बेटा दूसरे की थाली में घी गना लग गए। सही बात है। तो जो वेस्टर्न को हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इट्स ओके, हो, मना नहीं है। पर ये भी हम्म। तो ख्याल रखो ना, उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है। करेक्ट। और हम अपनी स्ट्रेंथ को ना खो दें, शायद हम अपनी बिल्कुल, संस्कृति, बिल्कुल। आपने बोला वो हम संस्कार शायद नहीं रहे, अब कार ही रह गई है। तो हम उस संस्कार को जब छोड़ देते हैं, क्योंकि वही रूट है। आपने कैरेक्टर की बात की, बिना कैरेक्टर के तो शायद हम जानवर के बराबर ही हैं। जानवर और बिल्कुल। मैं आई होप कैरेक्टर नहीं होता, बट स्टिल वो एक लॉयल होता है अपने, जो भी उसको मालिक होता है। बट शायद अगर इंसान के अंदर जैसे मैं देखता हूँ आजकल लोग बिजनेस काफी कर रहे हैं, बट अगर बिजनेस में एथिक्स नहीं है, आप कमा रहे हो पैसा, बट उस पैसे को आप ऐसे कमा रहे हो, किसी का नुकसान हो रहा है, यू आर नॉट टेकिंग केयर कि यार किसी का नुकसान हो रहा है,
तो आई होप वो एक नेगेटिव कर्म भी है, शायद अभी हमें नहीं पता चल रहा है, बट वो लेटर टर्म्स में जब बीमारियां अलग अलग रूप में आती हैं तो शायद फिर हम उनको नहीं पहचानते, अरे मेरे साथ ऐसा लाइफ में क्यों हो रहा है। तो शायद ये इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली यही है ना। अब बिना एथिक्स के आप करेंगे तो कमाल ये होगा कि करते हुए भी आप कहीं न कहीं मेंटली और इमोशनली एंगेज रहेंगे और परेशान रहेंगे, और बाद में जब वो हो भी जाएगा तो भी फिर रहना ही है। वाह। तो इससे थोड़ा कर लो, थोड़ा करके क्या होगा? और ऐसा करेक्ट। नहीं है जो ईमानदारी से करते हैं उन्होंने सफलता नहीं पाई है। बहुत हम्म। सारे हमारे एग्ज़ाम्पल भरे हुए हैं, जिन्होंने अच्छे से किया है, ईमानदारी से किया है और सफलता भी पाई है। यस। और कहीं न कहीं सफलता का पैमाना मुझे याद आ रहा है अभी अंकित बयानपुरिया बड़ा सुंदर मैं मिला उनसे तो मेरी बातचीत हुई, बहुत वाह। कमाल के व्यक्ति है। तो ग्रेट। उनकी एक पॉडकास्ट थी रणवीर अलाहाबादिया के साथ, तो उन्होंने बड़ा ही जी। कहा था, सफलता नंबर नहीं है, हम्म। सफलता शांति है। यस। बिल्कुल शांति और आनंद है, बिल्कुल। आपने शायद जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया, सफलता शांति है। तो उस सफलता को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक यू सेड कि सफलता शांति है, बहुत सिंपल वर्ड्स में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी 5 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को जो अभी अपनी स्कूल लाइफ में है, क्योंकि मुझे लगता है वो फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे दिमाग में बीत जाते हैं शायद हम उसको ही परस्यू करते हैं। तो अगर कोई इस एज ग्रुप का लाइक 10 to 20 years का कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे सफलता क्या है। और सेकंड पॉइंट आपने एक मेंशन किया कि नीड और वांट, यू एक्सप्लेन दैट कि पैसे को ही देख के हमें लाइफ को नहीं जीना है, हमें की लाइफ में कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है उसको और समझाइए। तो इसमें ना मैं सफलता अगर वो 10 साल से 20 साल का है तो मैं मानता हूँ आपके लिए सबसे बड़ी सफलता है, आप एक्सप्लोर करो खुद को। वाह। क्योंकि यहाँ सफलता का पैमाना ना सबके लिए अलग होगा और हर एज ग्रुप के लिए अलग होगा, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग है। हम्म। जो आप 10 और 20 का हम बना रहे हैं तो किसी का हो सकता है, किसी के घर में 2 वक़्त की खाने की रोटी नहीं है, उसके लिए तो सफलता यही है ना 2 वक़्त के लिए रोटी मिल जाए। करेक्ट। पर 10 से 20 एक हम कैटेगरी को बनाए तो बस यही है, एक्सप्लोर एज़ मच एज़ यू कैन। आप खुद को एक्सप्लोर करो, इंडिया को एक्सप्लोर करो, जितना सपोर्ट मिल पाए आप पेरेंट्स के साथ या खुद के साथ अकेले जाकर एक्सप्लोर करो, दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करो। क्योंकि हम कहीं न कहीं अंत में यही खोजते रहते हैं, मुझे ज़िंदगी में करना क्या है? करूँगा क्या मैं? यस। मेरा मोटो क्या है ज़िंदगी का, गोल क्या है? करेक्ट। और हम्म। गोल का ये सुंदर सा एग्जाम्पल आता है कि भाई 10 तरह की सब्जी आप खा लेते हो ना तो पता चलता है नहीं मटर पनीर बढ़िया है। ऐसे ही करेक्ट। 10 चीजें जब एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, तो 10 चीजें एक्सप्लोर करना ही वो सबसे बड़ी सफलता है एक 10 से 20 साल के बच्चे के लिए। 10 नए टॉपिक्स पढ़ना, 10 नई किताबें पढ़ना, 10 नए लोगों सक्सेस स्टोरियाँ पढ़ना, 10 जगह घूम के आना। वो जितना एक्सप्लोर करते जाएँगे उतने ही अपने आप को कॉन्फिडेंट बेहतर और बेहतर पाते जाएँगे, और आई यही थिंक उनकी सफलता है। यस, आई थिंक ये चीज हमें फॉरेनर्स में बहुत देखने को मिलती है कि वो, आई थिंक क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी खुद अर्न करते हैं अपनी, आई थिंक 10th क्लास के बाद, और वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं। और आई थिंक दे विल नॉट डू एनीथिंग, जैसे शायद ये ड्रॉबैक है हमारी स्टडीज का, हमारी एजुकेशन का, कि हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, हम क्रिएटिविटी के लिए शायद नहीं पढ़ते हैं, वो एक ड्रॉबैक है। तो सेकंड पॉइंट मेरा, जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा, यू सेड कि एक्सप्लोर करना है, एंड आई आल्सो फाइंड इट, यस वी शुड एक्सप्लोर। और मुझे लगता है आपने एक्सप्लोर किया होगा, देन व्हाट कंक्लूजन यू केम, आपने जब एक्सप्लोर किया होगा तो अंत में आपके लिए क्या सफलता निकल के आया है, व्हाट्स योर कंक्लूजन ऑफ दैट। मेरे लिए सफलता वही बचपन की कहानी वाली, वो जो प्यार दादाजी का सेवा मेरे लिए निकल यस। के आया। मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचता हूँ ना, मेरी वजह से यदि उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है और वो मुझे फ़ोन करके या गूगल रिव्यू पेज पे रिव्यू डालकर या मुझे हम्म। वीडियो बनाकर या मुझसे जब भी मिलते, जब वो कह देते भैया आपका वो प्रैक्टिस की थी और अब हम हम्म। ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ा जीवन का सुकून है वो है मेरी यस। सबसे बड़ी सफलता, जब वो कह यस। देते यस। हैं कि मैं ठीक हूँ। मुझे करेक्ट। किसी करेक्ट। दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे हम्म। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कमाल ये है, एक यहाँ पर ना मैंने पाया है आशीष जी, योग करने वाले व्यक्ति में और अन्य जो जितनी भी चीज़ें करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जो भी व्यक्ति योग कर रहा होता है ना और ट्रेडिशनल कोई भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो कभी अकेला ठीक नहीं होता है। जब वो व्यक्ति लगता है ना, उसका पूरा परिवार, और ना केवल परिवार, उसके दोस्त और सब चीजें आप पाओगे 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच में सब बदल जाता है। ट्रू। और तो और उसकी आने-जाने की जगह भी बदल जाएगी। पहले वो शायद पब में जाता था या अन्य कहीं पार्टियाँ करने जाता था, अब वही व्यक्ति मंदिर जा रहा है, भजन कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? और अन्य किसी भी तरह की प्रैक्टिस में लगा हुआ व्यक्ति में ये एक अंतर कहीं न कहीं सिंपल है, अन्य चीज़ें जो कर रहा होगा वो अकेला ठीक होगा, पर योग में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, उसका पूरा परिवार ठीक होगा। बहुत अच्छा आपने ये अनुभव किया, और मुझे लगता है शायद इसलिए ऐसा है क्योंकि योग का मतलब है जुड़ना, और शायद जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो विचार हैं शायद वो बदलने लगते हैं, और कहते हैं कि हमारे विचार जो है, हमारे एक ऑरा, हमारी वाइब्स हैं, वो दूसरे को प्रभावित करती है। ऐसे ही मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था महर्षि महेश योगी की ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा कि सपोज अगर किसी घर में या किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, और अगर उन 100 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे मेडिटेशन करते हैं, तो उसके स्क्वायर रूट पे इफेक्ट आएगा। यानी 10 लोग अगर मेडिटेशन करेंगे तो 100 के 100 पे इफेक्ट आएगा। इसका रिवर्स भी है, अगर वो 10 बच्चे खुरापात करना शुरू कर देते हैं तो बाकी 100 के 100 भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस पे बिल्कुल रिसर्चेस होता की है। गई हैं डेफिनेटली, और क्योंकि योग शायद माइंड की बात करता है, माइंड कैसे चेंज किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसलिए शायद हम, और मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो हम देखते हैं कि सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। जैसे मैं मानता हूं कि यार अक्षय जी और मैं अलग अलग हूं, यस फिजिकल लेवल पे अलग हैं, बट एक जो कॉन्शियस का लेवल है, जो एक एनर्जी लेवल है, शायद उस स्तर पे हम सब एक हैं। शायद जब हम योग करते हैं तो वो चीज एक्सपीरियंस करने लगते हैं, मे बी ये रीजन हो सकता है। डेफ़िनेटली ये बहुत बड़ा रीज़न है और मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि जब तक आप अपने आप तक सीमित एक आपको बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। हम्म। ठीक हो, आप भाई हो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप पति हो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बेटे हो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, पर उससे भी अलग कुछ हो आप, और वो आप हो केवल। वाह। जब आप खुद को खोजने लगते हो, खुद को पाने लगते हो, खुद के साथ एन्जॉय करने लगते हो, मुझे लगता है आप सब जगह पूरी तरह से अपने आप को दे रहे होते हो फिर एन्जॉय करने में। करेक्ट करेक्ट। यस, तो चलिए अब इसके ओरिजिन पे चलते हैं, जो आई होप अभी हमने योग की बात की। सो आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी इन योर योगा इंस्टीट्यूट। आई होप इस इसमें आपको प्रभावित कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स ने, एक एनवायरनमेंट ने, जो मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग है। आई होप मेरी भी यात्रा वहीं से शुरू हुई थी, योग की जो प्रोफेशनल यात्रा है। एंड जी, आई थिंक यू हैव डन योर डिप्लोमा इन 21-22। तो वो एक यात्रा बिल्कुल। कैसी रही? और मेरी तो यात्रा इतनी आनंददायक थी, मैं चाहता था दोबारा अगर डिप्लोमा करने को मिल जाए, आई वुड लाइक टू डू दैट। और वो 8 से 9 महीने कैसे निकले पता नहीं चला। और क्योंकि बिल्कुल, मैंने भी शिफ्ट किया था अपनी प्रोफेशनल कैरियर से, आई वाज अ बीटेक इंजीनियर, और कुछ मौका मिला कि चलो ट्राई करते हैं, लर्न करते हैं। देन आई फाउंड इट कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये मैं करना चाहता था। तो वो कब बदल गया आई डिडंट रियलाइज। तो आपके केस में क्या था? मेरे केस में आज जो ट्रेंड चल रहा है बहुत आप पाओगे सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टेशन का। तो मेरी यस। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैनिफेस्टेशन के कारण आई है। मैंने कुछ बहुत एडिशनल उस पे किया नहीं, बस मैंने वो सोचा चीज़ें, उन पर जितना हो सकता था मैं काम करता रहा और वो जैसे ही मेरी लाइफ में आई, एक अलग ही अनुभव था। योग जब 2021 में मैंने शुरू किया, लॉकडाउन का समय, ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पर एक सेकंड में आपको रोकूंगा। आपने यस यस, एक सेकंड। आपने मैनिफेस्टेशन एक शब्द की बात की, एंड आई होप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग नहीं जानते व्हाट दैट मैनिफेस्टेशन इज, क्या आप कुछ शब्दों में बता सकते हैं ये मैनिफेस्टेशन क्या है और व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? शायद शायद सभी उनसे वाकिफ होंगे। तो जब वो 8 साल के थे, आई थिंक 11 साल के थे, जब उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी द वर्ल्ड चेस चैंपियन, और 18 उम्र में आज उन्होंने वो चीज़ पाई। मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है गोल सेट कर देना है, एक किसी चीज़ के सेट कर देना और उस दिशा में लगातार बढ़ते जाना है, यही मैनिफेस्टेशन। वाओ। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ योगा। या
योगा विद एमडी एनआई भाई। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आई थिंक जब मैं बैचलर डिग्री कर रहा था तो उस समय पर हिंदी में जब मैं कर रहा था उस समय पर भी मेरे टीचर्स ने मुझे कहा ऐसे ऐसे करके इंस्टीट्यूट है आप जाइए। पर कहते हैं ना जब सही समय आता है तो आपको सब चीजें अपने आप मिल जाती है। ट्रू तो ट्रू शायद ट्रू। 2017-18 में मेरा वो समय नहीं था कि मैं वहां पर जाके पढ़ाई कर पाता, वो समय 2021 में आया। तो उस समय पे जब वो चीजें शुरू हुई वहां पे ऑनलाइन मेरा कोर्स शुरू हुआ, तो वहाँ यहाँ पे एक सेकंड में टीचर्स का रुकूंगा, जो आपने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह मेरी लाइफ में भी हुआ। आई थिंक मैंने किया है 21-22 में, आई डिड माय डिप्लोमा, और मैंने 20-21 में भी वहाँ पे फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आई आई वॉज नॉट एबल टू गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया। देन आई डिड इट इन नेक्स्ट ईयर। तो शायद आपने जो कहा कि जब सही समय होता है चीजों, कभी कभी हम लाइक करना चाहते हैं चीजों को बट वो नहीं होती, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। So this is true, यस, definitely, yes. बिल्कुल वो है ऐसा ही है। और मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना विचलित होते रहते हैं, बहुत ज्यादा कि कब होगा कैसे होगा। Correct, correct, और correct. कई बार ठीक है वक्त पर छोड़ देना चाहिए कि ठीक है जैसे होगा हो Hmm. जाएगा, Hmm. और वक्त के पास जवाब है कुछ चीजों के। मेरी जर्नी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रही। वहां पे टीचर्स के साथ जो मैंने पाया कि उससे पहले मैं अनुशासन चाहूंगा लाइक कितना आप होगा। बताएं व्हाट इज दैट मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, क्या है ये, इसके बारे में एक बेसिक इंट्रो दे सकते हैं तो। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान भारत का एक ऐसा लौता राष्ट्रीय योग संस्थान है जो योग को न केवल इंडिया में पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा है। और उसके अलावा जित आज तक 2014 से लेके 2024 तक जितने भी हमारे इंटरनेशनल योगा डे मनाए गए हैं उसकी सारी व्यवस्था उसका सब कुछ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के वाह। द्वारा किया जाता है। और इंडिया में जितने भी योगा टीचर अब निकल रहे हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और जिनकी नॉलेज और जिनके स्टडी एजुकेशन इतनी डीप है, जो ना केवल योग के ऊपरी स्तर पर काम करते हैं उसकी गहराई तक जाकर लोगों को अच्छा योग का प्रभाव छोड़ रहे हैं और उस ट्रेडिशनल योग के साथ लोगों को टच करा रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये काम राष्ट्रीय योग संस्थान मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान करता है। वाह, बहुत सुंदर। ओके। मेरा उनके साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा। मतलब टीचर्स ने जितना जो डिसिप्लिन था ना, अनुशासन था, और टीचर वो जो गुरुकुल परंपरा हम कहते हैं ना कि कहीं ना हम्म। कहीं लुप्त हो गई है, और मैं कहता हूँ नहीं लुप्त हुई है। राष्ट्रीय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में आप जाइए, आप आज भी वही गुरुकुल परंपरा पाएंगे जहाँ टीचर के आचरण से हम सीख रहे हैं, ना कि किताबों से। किताबें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पर शिक्षक का आचरण जो है ना, शिक्षक के साथ जो व्यवहार है उनसे हम अधिक सीख रहे हैं। और उसी तरह से सीख के मैंने पाया, वो चाहे मुझे हमें सिखाने वाले राहुल सर हो, ललित सर हो, चाहे सोनू मैम हो, सीमा मैम हो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह भी हमें रखा टीचर्स ने, एक दोस्त की तरह भी रखा, एक भाई की तरह भी रखा। और जब भी हमें जरूरत पड़ी अलग अलग दायित्व में अलग अलग रूप में उन्होंने हमारी सहायता की। हम्म। और मैं तो मानूंगा कि शायद वही अब हमारी जगह पे बैठ के उस ज्ञान को फैला रहे हैं ना, क्योंकि जो भी हमें टीच करता है मुझे लगता है कि उसका भी प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, एक हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा। क्योंकि मुझे याद है कि जिस तरह से मैं अपने टीटीसी में टीच किया करता था, तो जब उन बच्चों का टेस्ट लेता था तो वो एकदम सेम मेरी तरह ही किया करते थे। तो मैं उनको कहता था कि आप अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है तो यू शुड जस्ट ऑब्जर्व मी, बट आप अपना करो, ऐसा मत करो कि आशीष 2-4 या 10 या 100 और आशीष बन जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो ये भी आई थिंक होता है कि अपनी एक यूनिकनेस को मेंटेन करना, लेकिन अपने टीचर अपने गुरु की नॉलेज को भी आगे ट्रांसफॉर्म करना और लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल वो होता ही आशीष जी, जहाँ से आपने सीखा है कहीं ना कहीं उनके जैसे आप होना चाहते हो, उनसे इंस्पायर होते हो। और मेरे को तो राहुल सर के बारे में मैंने बस सुना था, जब मैंने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का पढ़ने की बारी आई तो बस सुना था कि वहां पे ना आपको राहुल सर मिलेंगे, तो इतना उनके बारे में सुन लिया था, उनका ओरा इतना मेरे लिए विशाल था। जब पहली बार जाके उनके सामने खड़ा हुआ तो राहुल सर, अब लग कि बहुत ऐसे लगा जैसे देवता सामने खड़े हो बिल्कुल मेरे। करेक्ट वो करेक्ट। मेरा अनुभव था। पर जब जैसे ही कोर्स खत्म हुआ तो मेरे दोस्त भी जो हमारे साथ पढ़े थे वो सब भी कहने लगे ये राहुल सर की कॉपी है। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं सर का प्रभाव था मेरे जीवन में, तो वो बिल्कुल दिखता बिल्कुल भी है बहुत सारी चीजों में।
यस, और मैं कहना चाहूंगा कि आनंद यात्रा ग्रेटफुल है क्योंकि राहुल सर मेरे भी टीचर रहे हैं और वो भी आए थे पॉडकास्ट पर, और बहुत लंबा और गहरा और ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अगर आप उनके बारे में जानना चाहें तो डेफिनेटली उस पॉडकास्ट को देखें। और डेफिनेटली आई थिंक उनकी भी जर्नी बहुत टफ रही है, स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं डेफिनेटली, और फिर कैसे उनके गुरु हैं जो उनके जो मास्टर हैं उन्होंने उनको गाइड किया, क्योंकि आई थिंक योग जर्नी में गुरु परंपरा का एक बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। सो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मे बी शायद ये थोड़ा सा निगेटिव वे में हो सकता है, मे बी यू वांट टू आंसर दैट, क्योंकि somebody told me, किसी ने मुझे कहा था कि आजकल जो एक गुरु इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो उन टीचिंग्स को जी रहा है, अपनी लाइफ में उतार रहा है और उस रियलिटी को जानता है, बट एक योगा टीचर होता है कि ही इज ऑन द जर्नी। तो शायद कभी कभी हमारे साथ ये गलती हो जाती है कि हम एक योगा टीचर को गुरु से कंपेयर कर देते हैं और फिर हम उससे अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि अरे यार व्हाई दैट टीचर इज नॉट बिहेविंग लाइक गुरु। तो वो हमारी गलती है शायद, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आशीष वो भी आपकी तरह एक व्यक्ति है, उसको एक्सपेक्ट मत करो कि ही इज गोइंग टू बिहेव लाइक योगा गुरु। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? और वो डिसहार्टनिंग होता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ लोगों से, उनको शुरुआत में देख के कि यार दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, कितना उसको जी रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें ऐसी पता चलती हैं तो वो डिसहार्टनिंग होता है। तो समथिंग लाइक दैट यू वांट टू से ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल ये हमारी ही गलती है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तो एज ए योगा टीचर हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों तक हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें खुशियाँ दे रहे हैं और कहीं न कहीं जीवन बेहतर दिशा में कैसे लेके जाया जाए वो बता रहे हैं। पर आप दूसरे पोस्ट पर आप जब लोगों के बेस पर देखते हो तो दे फील और दे एक्सपेक्ट कि हम ऐसे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता, ना हम बीमार हो सकते हैं, ना हमारा दिल टूट सकता है, ना हमें दर्द हो सकता है, ना हमें पीड़ा हो सकती करेक्ट। है। और रामदेव जी जैसे उनको कुछ हो जाए तो अरे आप तो योग गुरु हो, आपको कुछ हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट। भाई इंसान भी तो है। ठीक है, हम्म। योग सिखाते हैं, योग को हमने समझा है, योग को जीने का प्रयास दिन पे दिन कर रहे हैं, एक बेहतर जीवन बनाने का प्रयास अपना भी और लोगों का भी कर रहे हैं, पर हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हो। आप इतनी हम्म। एक्सपेक्टेशन रखोगे हमसे तो कहीं न कहीं आपका ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है। वाओ। और बिल्कुल आपने सही कहा, टीचर टर्म ठीक है क्योंकि आज दुनिया समझती उस तरीके से है ना, तो हम उसी तरीके से समझाएँगे। गुरु करेक्ट। परंपरा तो वो तो बहुत गहन हिस्सा है, वो कहीं न कहीं सोल टू सोल कनेक्शन है जब आप फ़ील करते हो और वो इंडिविजुअल करेक्ट। है, वो ऐसे मान ही नहीं हम्म। सकते। मैं बेसिकली उसको मानता नहीं, मैं ये होता हूँ कि बस आप फ़ील कर सकते हो, आप कह नहीं सकते कि भई ये यस। हैं और ये हो सकते हैं, इनके अंदर इतना ज्ञान है, नहीं। करेक्ट, एट द एंड करेक्ट, हम सब करेक्ट। इंसान हैं, हम्म। चाहे चलिए कितनी तो भी ताकतें हो, कितनी शक्तियाँ हों। यस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो अगला हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट है। सो वुड यू लाइक टू टेल अस थ्री वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू लर्नड इन मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग? कुछ ऐसी तीन चीजें, आई होप बहुत सारी होंगी, बट कुछ ऐसी तीन चीजें जो आपने वहां पे सीखी या प्रैक्टिसेस जो आप आज तक करते हैं और यू फील कि यार ये मैंने सीखा नहीं होता तो लाइफ में कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ? हुँ। सबसे पहली प्रैक्टिस जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगती है और इंस्पायर करती है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, वो है सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस। वाह। तो सूक्ष्म व्यायाम इतना सुंदर अभ्यास है और मैं पिछले जब से मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, रियलिटी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्लासों में सूक्ष्म व्यायाम का ही अभ्यास कराता हूँ। लोजनिंग प्रैक्टिसेस जो हमारे जॉइंट्स को ओपन करती है, उन सभी प्रैक्टिस का अभ्यास मैं सबसे अधिक कराता हूँ क्योंकि मैंने पाया वही एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे बच्चे से लेके बूढ़ा, बचपन से लेके 55 सब कर सकते हैं। करेक्ट। यस। और आई होप सूक्ष्मयाम ही ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, यस, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उनको फैलाया और उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी ने हिमालयाज में उसको आई होप इन्वेंट किया, जो कि हमारे शरीर के हर एक अंग के ऊपर काम करते हैं। कोई भी आई थिंक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसपे काम ना किया जाए। उसमें कुछ हाइयर प्रैक्टिसेस भी हैं जैसे कुंडलिनी शक्ति विकासक, मूलाधार चक्र शुद्धि, स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि, जो शायद हम लोग बाहरी रूप में चीजों को नहीं देख पाते, लेकिन आंतरिक भी काम किया गया है।
तो सूक्ष्म व्यायाम डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और निरंतर आई होप निरंतर अगर हम लोग उनका प्रैक्टिस करें तो वो हमें हेल्प करता है। दूसरा मैंने सीखा कि जिंदगी में ना ज्यादा चीजों की टेंशन लो मत, एट द एंड सब अच्छा ही होना है। ओके, क्योंकि हम ये क्लास आपने में जो बहुत बच्चे थे, बहुत बड़ा लेसन मेरे को लगता है इजीली सीख लिया। क्या ये लर्निंग इजी थी और कुछ ऐसा हुआ बड़ा मुश्किल सीखने को मिला? यस। नहीं हम ही ज्यादा शरारती थे, तो क्लास में हम सब थे बच्चे बहुत शरारतें करते थे, क्योंकि हमारा ज्यादातर ऑनलाइन रहा, तो ऑनलाइन में अपने बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, और टीचर्स के लिए भी नया एक्सपीरियंस था। करेक्ट करेक्ट। तो मजेदार चीज हम देखते थे, हमने कभी ना उस पूरे साल भर में, क्योंकि सबके लिए नया था वो ऑनलाइन पीरियड यस। आना और सब चीजें, तो कभी हमने अपने टीचर्स के चेहरे पर ना वो शिकन नहीं देखी, वो थकावट नहीं देखी, वो इरिटेशन नहीं देखी कि अरे अब कैसे होगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 90 बच्चे इंतजार कर रहे हैं हमारा कैसे। वो दे आर लाइक एट द एंड बेटा सब ठीक ही होना है, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। करेक्ट। और मैं तो ये कहता हूँ अगर टेंशन लेने से कुछ फायदा हो तो बिल्कुल ले लो, सारा दिन टेंशन लो, लेकिन बराबर के सोच के देखो टेंशन से कुछ फायदा नहीं होता तो क्यों ही लेना है, सिंपल सी बात है अगर हम सोचें। यस। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा मजेदार रहा, अपने आसपास ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट बनाओ जो आपको बेहतर होने में सहायता करे। ये हम कॉन्शियसली कर सकते हैं और इज इट मैनिफेस्टेशन, या फिर हम ऐसे लोगों से जुड़े, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ थिंग, टफ और मे बी इजी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी से नहीं जुड़ते, कुछ मेरे जैसे होते हैं सबसे ही जुड़ जाते हैं, कुछ लोग बड़े चूजी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू कनेक्ट विद दैट। तो ये कॉन्शियस प्रोसेस है और इज इट लाइक व्हाट? सो मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं दोनों चीजें इसमें काम करती है, मैनिफेस्टेशन भी काम करती है और कॉन्शियसली भी आपको करना होता है ये, क्योंकि आप जब किसी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हो ना, और आपके आसपास भी वही एनर्जी होती है, तो आपको उस काम को करने की कैपेबिलिटी कई गुना हो जाती है। वाओ। और जब आप एक फ्लो में हो और आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव इमोशन है, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी के साथ ऊपर उठ पाना ना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। जब आप सोच लेते हो कि नहीं मेरे को इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए, तो कुछ आप कॉन्शियसली वो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, कुछ आप मैनिफेस्ट किया होता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान भेजता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छा काम करना शुरू करो, भगवान आपकी सहायता अपने आप करेगा। और मेरे जीवन में एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे खुद नहीं पता कि एनवायरनमेंट जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए वो आपको हेल्प करता है और बूस्ट करता है टू ग्रो फास्टर। यस। और ये कहा भी गया आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसी संगत और वैसा एनवायरनमेंट को ज्वाइन करें तो आई होप आप डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे। और ये मैंने खुद देखा, और एक मैं डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, तो दैट पर्सन इज ऑफ 102 ईयर्स ऑफ एज और सब कुछ वो करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कम्युनिटी से जुड़ा रहा हर वक्त, कुछ लोगों से जुड़ा रहा हर वक्त, तो कभी भी कोई टेंशन हुई परेशानी हुई मैंने उनके साथ शेयर किया उसको, तो मेरा माइंड रिलैक्स रहा, मेरा माइंड शांति की तरफ रहा। चलिए, तो आई थिंक आज हमने बहुत सारी सुंदर अच्छी पॉजिटिव तो बात की, लेकिन मुझे लगता है इस संसार में पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट, लाइक मुरारजी में कुछ ऐसी 3 चीजें यू वांट कि यार ये ऐसी हो जाएं तो आई थिंक चीजें और बेटर हो सकती हैं और ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं? तो मेरा हमेशा से रहा है आशीष जी, मैं बेहतरी की ओर देखता हूँ, नेगेटिव तो दिखता ही नहीं है, मैं ये देखता हूँ कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसमें 3 चीजें तो शायद मेरे लिए अभी सोच पाना, क्योंकि मुझे दिखी नहीं कभी, तो मुझे हमेशा अच्छा ही दिखा है और बेहतर ही लगा है जितना मैंने पाया है या जितना मैंने सीखा है उसमें। पर एक चीज मैं कहीं ना कहीं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो मुझे लगी कि ये चीज और ऐड ऑन हो जाए तो ये और बेहतर, जितने भी वहां से सीखकर योगा शिक्षक निकल रहे हैं वो और बेहतर अपने आप में कर पाएंगे कि योग को एज ए बिजनेस कैसे लाया जाए, काम में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि देयर इज 2 डिफरेंट स्किल, योगा एक अलग स्किल है और बिजनेस एक अलग स्किल है। तो कहीं ना कहीं योग जो पढ़ रहे विद्यार्थी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, तो मुझे लगता है आपसे ही सीख लेते हैं क्योंकि आपने ये किया हुआ है है ना। और मुझे लगता है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसको सीखना पढ़ना, और आई थिंक वो सब सीखते हैं, लेकिन जब बारी आती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, आशीष यार मुझे कुछ क्लास बता दो, आशीष कैसे होगा,
तो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास वो जो हमें बांटना है वो तो मिल गया, लेकिन उसको कैसे बांटना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, शायद वो हमारे स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो आपके केस में कुछ पॉइंट्स यू वांट टू शेयर कि आशीष जी इस तरह से हम अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, हम अपने कनेक्ट, डेफिनेटली एक हमारी क्वालिटी तो मैटर करती है, हम जितने लोगों को सिखाते हैं वो और रेफर करते हैं लोगों को, तो क्या कुछ कोर्सेज हैं या क्या कुछ ऐसे मैनेजमेंट के या मार्केटिंग के कोर्सेज हैं वो सीख सकते हैं, या फिर कुछ बुक्स हैं ऐसी जिनके द्वारा हम लर्न कर सकते हैं? तो योग को, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत पैशनेटली जुड़े होते हैं योग से, उनके लिए उसको एज अ बिजनेस देखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शुरुआत में मेरे साथ था कि मैं योग अपने लिए करूंगा, किसी को सिखाने के लिए, क्योंकि जब पैसा आ जाता है हमारे माइंड में तो उस प्योरिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक चैलेंज होता है कि हम उसको कैसे कर पाए। तो ये किस तरह आपने किस तरह किया? इसमें ना आशीष जी, मैंने पाया कि एक तो सबसे पहले जो हमें करने की जरूरत है ना, एक भारतीय होने के नाते, हम ना पैसों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव भी रखते हैं अप्रोच और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी रखते हैं। आप ना हर क्लास में अलग तरह की अप्रोच पाएंगे। मिडिल क्लास में अलग है, अपर मिडिल क्लास में अलग है। मिडिल क्लास ऑलवेज राइट, लक्ष्मी की पूजा तो कर रहे हैं दीपावली वाले दिन, पर उसके जी। अलावा हमेशा पैसों को कोसते आ रहे हैं। नहीं, पैसा रिश्ते बिगाड़ता है, पैसा बीमार करता है, पैसा दिक्कतें देता है, पैसा बुरी चीज है। अरे क्यों बुरी चीज है भाई? एक तरफ तो आप पूजा कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको बुरा बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत है योग शिक्षक को बदलने की, वो है पैसों को लेकर अपना माइंडसेट। पैसा बुरी चीज नहीं है। मनी इज नॉट अ बैड थिंग। मनी इज अ हेल्पिंग टूल टू डू जितनी भी हमें लाइफ में चीजें करनी है। और अगर आप किसी को कुछ वैल्यू दे रहे हो, उसके बदले में आपकी कुछ फीस है, आपका कुछ चार्ज है, वो आपको लेना ही होगा। बिकॉज जब आप लोगों से चार्ज करते हो ना, तो वो अटेंशन देते हैं। पीपल डोंट पे मनी, दे पे अटेंशन विद द मनी। और आज तक देख लो कि फ्री में बटी हुई चीज की वैल्यू कहाँ है? कहाँ है वैल्यू? ट्रू 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 ट्रू। वैल्यू कहाँ? हम आनंदशाला जो चलाते हैं, आनंदशाला में आज तक जब से शुरू की थी हमने, आज तक उसका नियम है, हम पैसे नहीं लेते हैं, पर अनुशासन, यू हैव टू पे। अगर आप 6 से 6 एक भी आए ना, आपको एंट्री नहीं होगी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर एक मिनिस्ट्री में मैं योग कराने गया था, तो उनके डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े थे। बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो 6 से 6 2 हो गया उनका, हमने एंट्री नहीं दी। क्योंकि आनंदशाला का सिंपल सा रूल है, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो हमें अनुशासन चाहिए, और वो मस्ट चाहिए ही होगा। आज वही आनंदशाला कि आनंदशाला में फ्री क्लासेस हैं, लेकिन आप बशर्ते टाइम पे आए। यू हैव टू पे द डिसिप्लिन। 6 से 6 एक नहीं, कैमरा ऑन रखना होगा। 3.5 साल से लगभग 3.25 साल हो चुके हैं हमें चलाते हुए। 10 से ज्यादा कंट्री में हम करा चुके हैं। भारत में हम देखें तो 15 से ज्यादा स्टेट से लोग उसमें जुड़ते हैं। डेली संख्या 50 से 70 के बीच में लोग जुड़ रहे हैं। और ना केवल अभी से, एक ऐसा टाइम भी रहा है लॉकडाउन के टाइम पे तो सारी दुनिया नेगेटिव हो गई थी, पर आनंदशाला ने उसे बचाया, उन्हें सहयोग किया, उन्हें सपोर्ट किया। और लगभग 10 से ज्यादा ऐसे कॉन्टैक्ट, ऐसे चेहरे मुझे अभी भी याद है जो योग करके ही ठीक हुए कोरोना से, लॉकडाउन के टाइम पे। चलिए, तो अब आपने ये टॉपिक छेड़ा ही है, तो इसमें डीपली चलते हैं। और मैं जानना चाहूंगा, आई थिंक ये बहुत टफ डिसीजन होता है कि कोर्स तो हर कोई कर पाता है, बट उसको एक आनंदशाला या एक एज अ स्टूडियो के फॉर्म में खोलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, मे बी शायद हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास जो भी जरूरतें हैं वो नहीं होती, सही लोग नहीं होते। तो आपको कैसे, आई थिंक विजन तो यू आर वेरी क्लियर विद योर वेलनेस, बचपन से ही क्लियर था, लेकिन आपने फिर इसको मैनिफेस्ट कैसे किया? वो अनमैनिफेस्ट चीज को आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? और आनंदशाला के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि हाउ इट गॉट क्रिएटेड। लॉकडाउन के टाइम पे आशीष जी, सब जगह ये लग रहा था कि अब कोई उम्मीद बची नहीं है। तो उस समय पे ही मेरे MDNAY से कोर्स शुरू हुआ था। तो मैंने ये सोचा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बचा है सब कुछ, कुछ तो बचा है, थोड़ी सी उम्मीद तो है दुनिया में अभी। चलो उस उम्मीद तक जो खुद में है वो पहुंचाते हैं आज दुनिया तक। तो हमने शुरू किया। तो आनंदशाला की जर्नी 2 तरह से रही। सुबह हम योग करते थे और शाम को कॉन्वर्सेशन करते थे सभी फैमिलियों के साथ जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ती थी। तो सुबह का नाम था योगशाला,
शाम को जो हम बातचीत करते थे, खेल खेलते थे, चुटकुले बोलते थे, सब कहानियाँ सुनाते, अपने जीवन के किस्से शेयर करते, उसका अरे नाम था वाह, आनंद शाला। क्या बात है। तो तो आई होप ये आनंदशाला नाम इसी तरह से पड़ा है। ये कैसे आप यस, यस, कंक्लूजन पे यस। आए कि ये मैं आनंदशाला, क्योंकि जिस तरह मैंने भी आनंद यात्रा नाम रखा वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगी, आनंदशाला ही क्यों नाम चूज किया? एनीथिंग बिहाइंड दैट, एनी फिलॉसफी? सो फिलोसफी इसमें यही थी कि हम जब सब मिलते थे ना, तो वो ऐसा होता था जैसे 50-70 परिवार ना साथ में बैठ के गपशप कर रहे हैं। वाह। और जब 50-70 परिवार साथ होते हैं तो आनंद ही होता है वहां पे, और होता क्या है? जब फैमिली या बड़ा हम्म। परिवार हमारा साथ होता है तो वहाँ आनंद ही होता है। मेरे नाम से आनंदशाला है नहीं है, ऐसा नहीं है, आनंद इज समथिंग एल्स। तो यस, थोड़ा बताएं आनंद क्या है ये? इज दैट लव जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, और आनंद इसका क्वालिटी, इसका नेचर कुछ अलग है? तो मेरे लिए यही है, परिवारों में जो प्यार समाया हुआ है ना, वो ही वाह। लव है मेरे। आप यहाँ देखोगे, दादाजी से मैंने अपना जो किस्सा सुनाया वो भी प्यार का किस्सा है। जो मैं घरों में मिलने जाता था, वहां पे जाके माता बहनों के हाथ से खाना खाया, मैं आज भी उनके लिए शुक्रगुजार हूँ हम्म। कि इन्होंने एक बच्चे की तरह, एक बेटे की तरह उन्होंने, एक भाई की तरह उन्होंने मुझे पाला, और एक दो दिन नहीं, कई सालों तक एक अनजान शहर में आके किसी लड़के का रहना, घर घर जाके मिलना, खाना खाना। तो अब मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इतना कर पा रहा हूँ उन लोगों को। और वो परिवार, फिर वहां माता बहनें आ गई, और आनंदशाला जब शाम को होती थी तो वहां परिवार बैठते थे। तो मेरे लिए प्यार का मतलब ही परिवार है। वाह, बहुत सुंदर डेफिनेशन। प्यार का मतलब ही परिवार है। और आई होप जब वो प्यार कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो शायद परिवार भी टूट जाते हैं। जब हम साथ बैठना लाइक कम कर देते हैं बिकॉज कि हमारी लाइफ में मनी एक मेन गोल है, कि बस हमेशा पैसा इज इम्पोर्टेंट, हमें पैसा ही दिखता है, पैसा ही हम सोचते हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है अगर मौका मिलता तो शायद पैसा हम खा भी लेते, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वजह हो सकती है। बिल्कुल है, ये कहीं ना कहीं आज के समय में एक बहुत हद तक ये वजह बन गई है, पर मैं रियलिटी में इसको वजह नहीं मानता हूँ। मैं वजह मानता हूँ कि ये भी एक वजह है, पर कहीं जो मुझे लगता है वो एक वजह हो सकती है कि वी वांट टू बी समवन एल्स। हम कुछ या और होना चाहते हैं। हम जो है ना उसको बेहतर नहीं करना चाह रहे। हम आनंद जी, क्योंकि हम खुद क्या को है? एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यस, हम क्या हैं, ये एक डीप क्वेश्चन है। यस, आपने बोला हम कुछ और होना चाहते हैं, और मैं जानना चाहता हूँ हम हैं क्या तो अभी तक, जो आपने अनुभव किया उसके अकॉर्डिंग। या मेरा अनुभव रहा है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ओहो, यू आर एनर्जी। द सेकंड पर्सन हु इज टॉकिंग दिस बाय टुडेज डे। आज के दिन में आप तीसरे व्यक्ति हो जिससे मेरी ये बात हो रही है इक्वल टू MC स्क्वायर के बारे में। ओके। तो यही है हम, बस और कुछ है नहीं। अगर डीप डाउन जाएंगे तो यही पाएंगे अपने आप। समझाएंगे इसको, इक्वल टू MC स्क्वायर क्या अर्थ समझते हैं आप इसे? तो मैं इसे समझता हूँ, कहीं ना हम सब जो बने हैं वो, जैसे हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि परमात्मा का अंश है। और परमात्मा किस रूप में है? एनर्जी की फॉर्म में है। जैसे एक सुंदर लाइन आती है, सुंदरकांड की एक लाइन है, पवन तनय बल पवन समाना। हम्म। कि पवन जो है उसमें जो बल है, वो पवन पुत्र जो है उनमें जो बल है वो पवन के समान है। अब हम हम्म। परमात्मा के अंश हैं, तो हम में जो ताकत है वो भी तो उस परमात्मा के समान है। परमात्मा के एक अब ट्रू। वो एनर्जी है तो हम भी एनर्जी है। वो हम्म। ठीक है, जो हमें दिख रहा है हम दिखे हुए आंखों पर मानते हैं, जो दिखता है आंखों से उस पर बिलीव करते हैं। तो एक शरीर के रूप में हम हैं, पर शरीर कहीं ना कहीं एक हिस्सा भी तो है, वो एनर्जी का सोर्स ही तो है अंदर, जो ये सब कुछ हमसे करा रहा है। अगर वो वाओ। एनर्जी का सोर्स ही हटा दे तो बचेगा क्या? मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट सांस रोक लो, ये प्राण हम्म। चले गए, वो शक्ति चली गई, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं। यही है, सिंपल। मैं इसको ऐसे, और और जो उस बिल्कुल मैं वो दूसरा किस्सा बता रहा था, हम जो है ना वो नहीं होना चाह रहे। मतलब हर इंसान की अपनी कुछ आइडेंटिटी है, अपनी कुछ वैल्यू सिस्टम है, अपना कुछ नेचर है, अपने कुछ संस्कार है। वो जब उसे छोड़कर किसी और के जैसे अपनाना चाहेगा ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ही आएंगे, और वो रिश्तों में भी आएंगे, वो सब जगह आएंगे। यू आर सेइंग इट वेरी वेल, लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट द यूनिकनेस। जो हम सबकी एक यूनिकनेस है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और शायद स्वीकार करके हम मे बी उसको बदल सकें और ट्रांसफॉर्म कर सकें।
यस, वेरी नाइस। तो ये आपकी जो आनंदशाला है, इट्स लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ये अभी कहाँ पर वर्किंग है, लाइक किस जगह? तो ये गुड़गांव में है, मेडिसिटी हॉस्पिटल है उसके पास, सेक्टर 38 पड़ता है, और ये ऑनलाइन ही है अभी। पूरी दुनिया में आप कहीं से भी इसमें जुड़ सकते हो, और ये डिज़ाइन भी इसी तरह से किया गया है क्योंकि माताओं बहनों के लिए ज़्यादातर होता है वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको समय कह लो इतना नहीं होता है, या चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी इस तरह से। तो हमने सोचा घर-घर योग पहुँचाते हैं ना, आप क्यों जाओ बाहर, हम्म। हम ही आपके घर आ रहे हैं। हम ही योग की करेक्ट। क्लास लेके आपके घर आ रहे हैं, आप बस खड़े होइए, हम्म। फ़ोन चलाइए और शुरू हो जाइए। वाओ। और आई थिंक यू मेंशन लाइक टिल नाउ, अभी तक आई थिंक 8,000 लोगों को आप योगा सिखा चुके हैं। और आपकी जो एक गोल है वो जर्नी, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, जो आपकी जर्नी आई थिंक है, आपने एक अनअचीवेबल टास्क जो रखा हुआ है अपने ब्यूटीफुल माइंड में कि 10 मिलियन लोगों को वेलनेस और उनकी लाइफ को प्रभावित करना चाहते हैं। तो ये कैसे आपको आइडिया आया, और किस तरह आप इसको अचीव करने वाले हैं? कुछ आपके दिमाग में प्लान, कुछ आइडिया है? इसको आइडिया आया कहाँ से, तो हमारे गुरुजी कहते थे, एक हैं, तो मैं उनका सुंदरकांड का पाठ सुन रहा था, तो बड़ा सुंदर बता रहे थे कि बेटा तुम्हारे लिए कोई काम बड़ा हो सकता है, प्रभु राम के लिए तो नहीं है, और तुम राम के काम में लगे हो। बड़ा सुंदर हम्म। आता है ना, सुंदर राम काज लगी तब अवतारा। तो हम तो राम के हम्म। काम में लगे हैं। पूरी दुनिया की जनसंख्या 870 करोड़ है। अब हम्म। 870 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को बस हमें ठीक करना है। कितना परसेंट हुआ? शायद करेक्ट। 0.01%। अगर आप इस तरह से देखोगे, क्योंकि सोच बड़ी रखेंगे तो चीजें बहुत छोटी नजर आएगी। छोटी नजर आएंगी। और इतने मतलब पिछले 5-6 सालों में मैं 15,000 से अधिक लोगों से मिल चुका हूँ, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ, उनसे बातें करके, उन्हें समझ के एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करता आ रहा हूँ इतने दिनों से। और कहीं न कहीं वो दिखता है मुझे, जब उनसे मिलता हूँ, जब बात होती है कभी, या उनके सोशल मीडिया पर, या उनके परिवार में जब भी कोई मिलता है, तो वो दिखता है। और रिस्पेक्ट, प्यार खूब भर-भर के मिलता है, क्योंकि वाओ। आप और अपने वही है साथ-साथ शायद कम्युनिटी के हमें लिए कर रहे हो। यस प्रभावित करता है। तो आर यू रनिंग इट अलोन, आप अकेले कर रहे हैं, और यू हैव अ टीम विद यू? यस, इसमें हमारे पास एक पूरी टीम है, जो उसमें हमारे पास प्राणायाम के लिए अलग शिक्षक हैं, सूक्ष्म व्यायाम के लिए अलग शिक्षक है, आसनों के लिए अलग शिक्षक है, मेडिटेशन के लिए अलग शिक्षक हैं, और बहुत सभी सुंदर। अपना सहयोग दे रहे हैं। कोई भी शिक्षक फीस नहीं लेता है। वो सब ओह। भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत ओके। थैंकफुल हूँ उन टीचरों के प्रति कि मुझे इतने अच्छे टीचर मिले, इतने अच्छे सहयोगी मिले, सपोर्टर मिले, जो इस बड़े मिशन में हमारे साथ लगे हुए हैं। यस, डेफिनेटली यू आर फॉर्चुनेट, क्योंकि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग मिल पाना जो सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, और वो सेवा और वो सर्विस करना चाहते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा सा और समझने के लिए। जैसे आपने मेंशन किया वेलनेस, और आप इतने लोगों से मिले, तो क्या आपने कुछ अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि आजकल हम फंडामेंटली क्या गलती कर रहे हैं जो हम बीमार हो रहे हैं? लाइक व्हाट आर द फंडामेंटल मिस्टेक्स? क्या ये खाना है? क्या ये गलत सोचना है? क्या सही समय पे नहीं उठना? बहुत सारी चीजें। कुछ आपने ऐसे ऑब्जर्वेशन किए? क्योंकि जब हम इतने लोगों से मिलते हैं, एक हमारा माइंड ऑब्जर्व करने लगता है, तो हमें समझ में आने लगता है कि यार ये फंडामेंटली हम रॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए शायद हम लंबे समय तक वेलनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कुछ लर्निंग? इसमें आशीष जी, मैं केवल एक ही शब्द देना चाहूँगा, और वो शब्द है लाइफ़स्टाइल। मैं 2014 में अपना गाँव छोड़ा था, लगभग 10 साल हो गए हैं गाँव छोड़े हुए। पर मैंने गाँव को वहाँ से छोड़कर यहाँ आया हूँ। गाँव आज भी मेरे अंदर है। यानी छोड़े आज हुए भी मतलब वही। नाउ नाउ यू डोंट गो देयर, अब आप नहीं चाहते? तो मैं जाता हूँ, बहुत रेयर जाना होता है अपने काम से या कुछ योर फैमिली इज बहुत। लिविंग विद यू, आपका परिवार आपके साथ रहता है? हाँ, परिवार मेरे साथ ही रहता है, ओके। और अब ओके। यहाँ गुड़गाँव में ही रहते हैं हम सभी, तो बहुत रेयर जाना होता है। तो पढ़ाई के बहुत। लिए मैं वहाँ से निकला था कि चलिए अब जाके, जैसे राम जी वन गए थे तो बन गए, तो ठीक है हम भी चलते हैं कहीं तो शायद हम भी हम्म। बन जाएँ, और बना ही दिया इस संसार ने हमें। वाह, क्या बात है, बन गए और बन गए, क्या बात बन है। गए तो बन गए। आप मुझे एक नया शब्द दे के जाएंगे, मुझे लग रहा है आज कुछ एक नया दृष्टिकोण। और कहते हैं हमारे शब्द और बातें किसी को खुश भी कर सकते हैं और किसी को दुखी भी कर सकते हैं, तो मुझे खुशी हो रही है आपके शब्दों को सुन के। बहुत सुंदर। तो तो व्हाट, जैसे लाइफस्टाइल की आपने बात की,
तो थोड़ा सा और डिटेलिंग में हम बात करते हैं। तो लाइफस्टाइल, एक सही लाइफस्टाइल क्या है, शायद वो तो आप इजीली बता सकते हैं। सही लाइफस्टाइल क्या नहीं है, लाइक व्हाट इज अ रॉन्ग स्टाइल वी आर फॉलोइंग दीस डेज? अगर हम सूरज को अपना जीवन साथी बना ले, तो जब जब आप सूर्य के साथ चल रहे हो तो वो एक्यूरेट लाइफस्टाइल है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट में चर्चा की गई है, और जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। और सूरज से परे हम चल रहे हैं तो वो सारी लाइफस्टाइल गलत है। क्योंकि आप इस दुनिया में सबसे लड़ सकते हो, बस एक चीज से लड़ाई नहीं कर सकते, वो है नेचर। क्योंकि नेचर से आप लड़ने जाओगे तो हार आपकी होनी है, ये 100% फिक्स है। हार आपकी ही होनी है, आप नेचर से नहीं लड़ सकते। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल 2020 का कोरोना रहा है। उससे पहले आई हुई अनेक तबाहियां रही है कि आप नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे बाहर एक नेचर हमें नजर आ रहा है, वैसे अंदर भी एक नेचर है, और ये चलता है सूर्य के हिसाब से। तो जो इंसान सूर्य के हिसाब से चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना, मैंने आज तक गांव को नहीं छोड़ा है। मतलब 4 बजे उठने से लेके 9-10 बजे सो जाने तक पूरा शेड्यूल चलता है। क्या इसके पीछे कोई जैसे आपने कहा एंशिएंट टेक्स्ट शास्त्र में ये दिया हुआ है, इसके पीछे कुछ रिसर्चेस भी हैं जो ये इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारी जो बॉडी क्लॉक है, जैसे मैं देख रहा था कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, जो लोग फ्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, लाइक उनका जो टाइम जोन है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, तो उनका जो नर्वस सिस्टम है, उनका जो माइंड है, वो उस शायद शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता। तो इसके पीछे कोई रिसर्चेस को भी आपने देखा? Have you gone through some researches और साइंटिफिक कुछ इसके पीछे व्यू भी है क्या? इसका मैंने जो अब तक देखा है वो रिसर्च के पेपर के रूप में आयुर्वेद में जो मैंने पाया है, आयुर्वेद में जो मैंने पढ़ा है, उन्हीं से गो थ्रू किया है अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें। और यही समझा है कि एक एक बड़ा सुंदर ना कहावत, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड है। तो जैसा इस पिंडे, पिंडे यानी शरीर में है, वैसा ही ब्रह्मांड में, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ही संसार में है वैसा ही शरीर में है। तो अगर आप इन्हें चेंज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो नर्वस सिस्टम का आपने बात की वो आएगा ही आएगा। इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही लेता हूँ, मतलब बॉडी को मैं रिलेट करता हूँ गाड़ी के साथ। ओके। तो ये ऐसे ही काम कर रही है। आप बॉडी, जैसे गाड़ी चलती रहे तो ठीक रहती है, गाड़ी रुक गई तो खराब कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाएगी खराबियां। ऐसे ही बॉडी चलती रही तो ठीक रहेगी, बॉडी रुक गई तो खराब हो जाएगी। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, आपने बहुत सुंदरता से बताया कि वी शुड कीप ऑन मूविंग, और मैंने कहीं पढ़ा था जितना हम अपने शरीर को मूव करेंगे उतना अच्छा है, और जितना मन को शांत रखेंगे उतना अच्छा है। लेकिन शायद आजकल उल्टा ही हो गया, हम मन को ज्यादा मूव करते हैं और शरीर को मूव नहीं करना चाहते हैं। यस। तो नेक्स्ट बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है मे बी, कि जब आपने आनंद योगशाला को क्रिएट किया, फाउंड किया, सपोज आई वांट टू क्रिएट माय फाउंडेशन, मैं एक अपनी योगशाला क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे क्या एक थिंकिंग रखनी पड़ेगी, मुझे किस तरह से वो मैं कर सकता हूँ? कैन यू गाइड इनटू दैट थिंग? जैसे आपने खुद कहा कि नॉलेज तो हमें कॉलेज में मिलती है, लेकिन वो स्किल की उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है शायद वो नहीं मिलता, तो क्या आप वो बता सकते हैं? सबसे पहली चीज है ये विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज। क्योंकि अगर ये आप में आ गया ना, उसके बाद आप सब चीजें खड़ी कर लोगे। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था कराने के लिए। अगर आप 70-80 लोगों को करा रहे हो, 150 लोगों को एक साथ करा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक लैपटॉप तो चाहिए ना, आपको लाइटिंग चाहिए, आपको माइक चाहिए। मेरे पास तो वो भी नहीं था। और जनरली इस चीज का लोग बहाना करते हैं और कहते हैं मेरे पास नहीं है तो आई विल नॉट डू दैट। तो बस शुरू किया, और शुरू करते करते चीजें आज कहां से कहां तक आ गई मैं खुद देखता हूँ। कुछ बेसिक चीजें हैं। आपने जो बात की थी ना, मुझे अभी ध्यान आया कि योग शिक्षक जो कहीं ना कहीं मनी को लेकर और लैक कर रहे हैं, क्लासेस नहीं मिल रही है, उसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी मैंने योगा बिजनेस बिल्डिंग एक प्रोग्राम कराया। 23-24 बैच के बच्चे थे, 22-23 बैच के बच्चे, उनको कराया। तो उनमें एक फंडामेंटल मैंने उन्हें सिखाया कि वो टूल था, आप विराट कोहली को देखिए। अब एक सर्कल बना दीजिए, और सर्कल में एक पूरी बीच से लाइन सेंटर में 2 भागों में बांट दीजिए सर्कल को। तो ये जो सेंटर की पूरी लाइन खींची ना, रेडियस से होकर जो गई, ये सेंटर की विराट कोहली में देखे तो वो क्रिकेट है। पर क्या विराट कोहली से बढ़िया खेलने वाले प्लेयर नहीं है क्या? बहुत सारे हैं। फिर विराट कोहली ही इतना फेमस क्यों? उसके पीछे जो कारण है वो ये है
कि जो हमारा फाउंडेशन है, हमारे लिए वो फाउंडेशन योग है, पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो हमें उस सर्कल से, सेंटर से टच करने की जरूरत है। जैसे विराट कोहली में पर्सनैलिटी है, ड्रेसिंग सेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, सोशल मीडिया है, पर्सनैलिटी है, उसके अलावा बिजनेस सेंस है। ऐसे ही हमें योग में भी केवल योग सीखने से काम नहीं चलेगा, वो सेंटर लाइन से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करनी होगी, आपको बिजनेस सेंस लाना होगा, आपको सोशल मीडिया को समझना होगा, आपको डिजिटलाइजेशन को समझना होगा, आपको पब्लिक चाहती क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, इसको समझना होगा। तो वो जितनी लाइनें आप टच करते जाओगे ना सर्कल के साथ, उतने आप बेहतर होते जाओगे। और जहां तक किताबें आपने पूछी थी और आप पूछ रहे योगा टीचर क्या उसको, जैसे एक बड़ी सुंदर किताब है $100 स्टार्टअप, एक बड़ी सुंदर किताब है 0 to 1 करके है, जो मैंने अब तक पढ़ी है। एक जो मनी के बारे में समझाती है और कहीं ना कहीं लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, हेल्थ क्या है, इनके बारे में समझाती है, एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत, बहुत सुंदर। और मनी को लेके जो मिथ हैं, एंजल वाइफ में आई थिंक ही इज इन्वेस्टर, वेरी अमेजिंग गाय, ही इज लाइक डिफरेंटली थिंकिंग। मनी को लेके जो मिथ है ना, वो सही में योगा टीचर को अपना बहुत बहुत जरूरी है दूर करने का, क्योंकि ये मनी का मिथ ही है जो उन्हें बार बार खींच रहा है। प्लीज गो थ्रू रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, प्लीज मस्ट रीड दिस काइंड ऑफ बुक, रिचेस्ट मैन इन द बेबलोन, द फास्ट लेन मिलीनियर। ये किताबें कुछ ऐसी हैं जिनको पढ़ के सच में समझ में आएगा कि जो हम सोच रहे हैं पैसा वैसा नहीं है, उससे अलग है। अक्षय जी, मैं मौका देता हूँ आपको समझाने का, पैसा कैसा है और हम क्या सोच रहे हैं, कुछ छोटे शब्दों में अगर आप बता पाए। सॉरी फॉर दैट। नहीं, बिल्कुल ये सही, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इतनी बुक्स बता दी ना, मुझे लगता है कोई भी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि वो हो जाएंगे कि अरे इतना बुक कैसे पढ़ेंगे। आई होप कुछ जरूर पढ़ेंगे लोग, बट मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ से कि अक्षय जी, व्हाई नॉट यू टेल अस, आप बताएं। तो सबसे पहले मैं किताबों वाला ही काम सरल करता हूँ, फिर मैं पैसे के बारे में बताता हूँ। तो किताबों वाला इतना करो, आज पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, सुन लीजिए। आप इतना ट्रैवल करते हैं, आप जाते हैं, सुनिए ना, सुन तो सभी सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वहां से सुन। ये 3-4 चीजें, पहले सुने, फिर वीडियो देख ले, फिर किताब पढ़ ले, चैट जीपीटी से नोट्स निकाल ले। आज किताब पढ़ना लिटरली ऐसा हो गया है कि विद इन अ वीक 2 किताबें खत्म की जा सकती है और 300-300 पेज। और जहां तक मनी की बात है, मनी फॉर मी जितना मैंने समझा, इज सपोर्टिंग टूल जो हमें बहुत सारी चीजें सरल करने में सहायता करे। एक तरह की एनर्जी है ये, जो हमें अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रही है। मनी कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है जो आपको बुरा बनाती है, जो आपको एक तरह से बुरा इंसान बनाती है, नहीं। ये सपोर्ट करने के लिए, हमें बेहतर बनाने के लिए है। और बिल्कुल कमाओ कि आपने आनंदशाला में या मेरा मिशन सुना होगा, मिशन टू मेक 10 मिलियन पीपल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। क्योंकि मैं हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूँ, उसके मैंने वेल्दी शब्द क्यों लिखा? क्योंकि हेल्थ से जो आप एनर्जी कमाओगे उसे लगाओगे कहाँ? ट्रू, कहाँ लगाओगे इतनी? क्योंकि आप अच्छा एक्सरसाइज या अभ्यास करना शुरू करते हो तो आपको अच्छा खाना भी चाहिए। अच्छा खाना लोगे आप तो अच्छे दिखोगे, अच्छे दिखोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा कॉन्फिडेंस, एनर्जी। कहाँ लगाओगे उसे? यस, अपने काम पर ही लगाएंगे ना। और काम अच्छे से करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा ही तो है जिससे भाई दुनिया को सपोर्ट कर सकते हैं हम। किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता करो, किसी भूखे को खाना खिलाने में सहायता करो। मुझे आज 12वां महीना हो जाएगा, मैंने इस साल के शुरू में संकल्प लिया था कि इस साल अपनी कमाई से एक हिस्सा मैं भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा। वाह। और हर महीने एक भंडारा लगाया। आज 12 महीने हो चुके हैं करते हुए, इस महीने 12वां भंडारा लगे। अब मुझे समझ में आ रहा है आपके आनंद का स्रोत क्या है, जो आप ये कार्य कर रहे हो। और सच में ये, जब मैं भी मेडिटेशन सेंटर गया, वहां देखा कि मोस्टली हमें तो यही सिखाया जाता है कि जहां कुछ मिलेगा वहां हमें काम करना है। लेकिन जब मैंने देखा कि यू सर्व विदाउट थिंकिंग कि मुझे क्या मिलने वाला है, वो आपको आनंद देता है। डेफिनेटली आपका हृदय भर जाता है और फिर आप सेवा और करना चाहते हो। लाइक वो सेल्फ प्रोपेल होता है कि आई वांट टू डू इट मोर। शायद तो इसीलिए कहा गया है जो दिख रहा है वो नहीं है। और दूसरा जो अभी आपने पॉइंट मेंशन किया कि मुझे भी लगता है कोई भी चीज इस लाइफ में सही नहीं है, गलत नहीं है, उसका इंटेंशन क्या है, हम किस लिए यूज कर रहे हैं उसके पीछे। जैसे सपोज एक नाइफ है,
उससे मैं किसी बिल्कुल, को किल भी कर सकता हूँ, उससे माचिस है, मैं कुछ अग्नि है। करेक्ट उसको यूज पॉजिटिव वे में। तो वो इंटेंशन क्या है, वो किसके हाथ में है, उसके मन में विचार क्या है, वो विचार कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला है। और सेकंड थिंग, एक मेरी फ्रेंड है, वो टैरेट कार्ड रीडर है, वो एनर्जी हीलर है। सो उसने मुझे एक बार ये बात बोली, जो व्हाट यू आर सेइंग, कि आशीष, दिस इज अ यूनिवर्स, यहाँ पे बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। बस इस ब्रह्मांड में एक ही चीज अकेली है, जो गॉड, एब्सोल्यूट थिंग। अगर उसको छोड़ दे तो यहाँ सब कुछ क्या है, अपोजिट्स में, डे नाइट, हीट कोल्ड। तो तुम यस, सोच रहे हो कि तुम कुछ किसी को वैल्यू देने वाले हो, रिटर्न में कुछ नहीं लेने वाले हो, तो वो एनर्जी कभी वर्क ही नहीं करेगी। नहीं एंड करेगी। सेकेंड थिंग यू मेंशन कि आशीष जी, एक्चुअली आप पैसा नहीं ले रहे हो उससे, एक्चुअली वो पैसा दे रहा है सीखने का, यस, कि वो अटेंशन देने का, जो आपने एक पॉइंट यूज किया था कि अटेंशन मैं दे पाऊं। ऑब्वियसली टेक अ लॉट। योग शिक्षक जितने हैं, मैं उनको एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता, दुनिया उन्हें बहुत सस्ते में खरीद लेती है। वाह, ट्रू। आप और फ्री में मत बिकिए। यस, और आपने फिर एक पॉइंट और बोला बहुत अच्छा, कि उस मनी को यू कैन यूटिलाइज इन सम गुड वर्क्स, आप अच्छे कार्यों में यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को और बढ़ा सकते हो। मुझे लगता है जो नीडी है उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। और जो आपने बोला कि आपने इस साल पढ़ लिया था कि आप यूज करोगे एक पार्ट ऑफ योर मनी, इसी तरह आई थिंक सिखिज्म में 10वां भाग बोलते हैं, कि वो दशांश है। अपनी, यस यस, कि अपनी सैलरी का या अपनी लिवलीहुड का एक 10वां हिस्सा वो दान में या सेवा में या पुण्य में देने वाले हैं। यस, यस, यस। और ये वाली बात मुझे तब और गहराई से समझ में आई, जब मैं एक ऑडियो है यूट्यूब पे गरुड़ पुराण के ऊपर, तो वो मृत्यु के बाद बताया है कि किसी की मृत्यु होती है, उसके बाद क्या यात्रा रहती है, कि अगर जो दान पुण्य कैसे आपको इस लाइफ में तो हेल्प करता ही है, बट कमिंग लाइफ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। जो शायद इस जन्म में अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं किसी की, तो आगे उनकी जर्नी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। अब सपोज मैंने बिल्कुल है। आपकी हेल्प की, और सपोज मैं कभी ऐसे समय में था, मुझे जरूरत है, देन यू आर गोइंग टू हेल्प मी आउट। तो वो फंडामेंटल एनर्जी का लॉ काम करता है, और हेल्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलती एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। और आनंदशाला के बारे में आपने पूछा था, तो यह भी मुझे याद आया, ये किस्सा ही कि एनर्जी वाला। मुझे उस दिन, आई थिंक अभी इसी साल, हमने अयोध्या में एक गुरुकुल है, श्री राम लला गुरुकुलम। तो आनंदशाला ने उस गुरुकुल को गोद लिया, मेरे कहने पर नहीं, सबकी अपनी इच्छा थी। तो वहां के आचार्य जो थे वो आए हुए थे आनंदशाला में, उनका व्याख्यान था। तो उसके बाद सबने मिलकर कहा, जी उस गुरुकुल में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब हर महीने 2 महीने में, जब भी उन्हें जरूरत होती है, जब भी ऐसा लगता है कि दिया जा सकता है, हर 2 महीने में उनके पास कुछ ना कुछ सहयोग राशि पहुंचती है, जिनसे वो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे और बेहतर पढ़ सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। बहुत सुंदर, बहुत मेरे सुंदर। कहने पर और नहीं, उनकी सबकी अपनी इच्छा। यस यस, और हम देखते हैं कि जरूरत है किसी को, और शायद में भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो जॉय मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और चीज आपको दे सकती है। आप किसी के चेहरे, एक आपने बात की थी, और ये चीज मैंने भी फील की, कभी कभी होता है ना, हम योगा क्लासेस लेते हुए बोर हो जाते हैं, तब सडनली आपका कोई, जिसको आपने थेरेपी दी हो, वो आता है कि आशीष सर आपने मुझे ये सिखाया था, मेरा ये पेन ही चला गया, एंड ही स्माइलिंग। देन यू थॉट, यार सच में जो मैं कर रहा हूं वो किसी की लाइफ को चेंज कर रहा है। क्योंकि पेन ऐसा है जो आपकी सारे ध्यान को अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो बैक पेन हो, नेक पेन हो, चाहे जैसे कहा गया है इस दुनिया में 3 तरह के दुख हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आध्यात्मिक दुख। तो वो पेन हर किसी की लाइफ में, शायद आपने एक पॉइंट और बोला था कि आशीष, और ये मेरे साथ भी होता है, सपोज अभी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आशीष हाउ कुड यू, आप कैसे बीमार हो सकते हो, आप तो योगा टीचर हो। मैं कहा यार, शरीर है, प्रकृति है, उसमें बदलाव आते हैं, और मुझे पता है मेरी बॉडी 1 साल में एक बार जरूर वो होती है, क्लींजिंग प्रैक्टिस है अगर आयुर्वेद को देखा जाए। तो वो एक शायद हमने अपने माइंड में एक वो जजमेंट बना लिया है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो वो जजमेंट शायद हमारे लिए नुकसान करता है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लोगों को कह दो, अगर वो कहे भी ना, मेरे से कोई कहता है अक्षय तुम कैसे बीमार हो, तुम तो ये हो नहीं सकते योगा टीचर, मैं भगवान हूँ, आ जाओ मेरे पैर छू लो, मत्था पड़ो। करेक्ट। अरे भाई, इंसान हूँ मैं भी आप लोगों की तरह। और हमें नहीं पता हमारे जन्म जन्मों का क्या कर्म है, हम नहीं पता हमारे पिटारे में क्या क्या है। अब शायद वो बाहर आ रहा है,
मे बी शायद आज से हमने योग करना शुरू किया तो वो आगे में भी हमें ना हो, बट जो चीजें हमने की हैं उसका तो रिजल्ट डेफिनेटली आना है। तो चलिए, जो से हमने शुरुआत की थी, द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ग्रैंड मास्टर। तो अक्षय जी, आई वांट टू नो ये ग्रैंड मास्टर शब्द क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, और हाउ यू बिकेम अ ग्रैंड मास्टर। मैनिफेस्टेशन। ओह माय गॉड, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, वो तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको लाइक विचार या वो एक यस, अट्रैक्शन कैसे आया। तो अट्रैक्शन एक कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट में वो टाइटल देते थे जो सबसे अच्छा योग करता था वहां पर ग्रैंड मास्टर का। तो जब मैं योग के फील्ड में आया, डिप्लोमा कर रहा था जब मैं, तो मैंने देखा कि अरे वाह, ये अच्छा है। और मेरे मित्र रहे एक, जो अभी हमारे यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चेस के प्लेयर हैं वो, अंशु जी। तो वो मेरे वाह, बहुत अच्छे मित्र है। तो चेस में एक टाइटल होता है ग्रैंड मास्टर का। गुड। तो उनके साथ मेरा अच्छा समय बीतता था, बहुत अच्छा समय रहा। और वो साधु, जब हम भिक्षाटन का मेरा समय था, वो एजुकेशन का समय था, उस समय वो हम साथ थे। तो उस समय उन्होंने मुझे उस ग्रैंड मास्टर टाइटल के बारे में बताया था और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, यार कुछ तो अच्छा है, ट्राई करते हैं कि कैसे हो सकता है। हम्म। तो एक इवेंट जो होता था मैंने उसमें अप्लाई किया, लकीली वो सब चीजें हुई, हो नहीं पाया उस इवेंट में किसी तरह से, पर कहीं ना कहीं मन में रहा कि यार ये टाइटल लेना है। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। देन आई अप्लाई फॉर अ नेशनल रिकॉर्ड, जिसमें 5 मिनट में मैक्सिमम सूर्य नमस्कार करने थे। ओके। तो 5 मिनट में मैंने किए थे 52 सूर्य नमस्कार। वाह। तो उनको अप्लाई करके वो सारा वीडियो बना के वो सब चीजें मैंने उन्हें भेजा। देन अराउंड लगभग 2 महीने बाद उनका मैसेज आता है मुझे नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से कि ओ आपका ग्रेट। ये एशिया रिकॉर्ड भी बन रहा है, और अगर आप एशिया रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको हम ग्रैंड मास्टर का टाइटल देंगे। ओ ग्रेट ग्रेट। तो ये विच बुक वाज दैट। सो इट्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरी नाइस, इट्स अचीवमेंट। तो ये आपने लाइक यू रिकॉर्डेड दैट वीडियो, और या ये कहीं पर इवेंट हुआ था, वो एक प्रिपरेशन फेज क्या था, क्योंकि मुझे लगता है, मैं खुद योगा टीचर हूँ, ये 5 मिनट में आई थिंक 54 सूर्य नमस्कार, इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डू। यस। आई नो, तो उसके पीछे ट्रेनिंग होगी, एक माइंडसेट होगा, व्हाट वाज दैट, हाउ यू बहुत प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो इसकी प्रिपरेशन मेरी शुरू हुई लगभग 2016 में, जब से मुझे सूर्य नमस्कार के बारे में, योग के बारे में पता चला। ओके, और इससे आगे कंटिन्यू जाने से पहले सॉरी प्रैक्टिस। फॉर दैट, यस, जो लोग नहीं जानते, बिल्कुल नए हैं, तो सूर्य नमस्कार को थोड़ा समझा सकते हैं। आई थिंक सूर्य नमस्कार, आपने सूर्य की बात की कि सूर्य से जुड़ना इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज दैट सूर्य यस। नमस्कार प्रैक्टिस, अगर कोई समझना चाहे तो। सूर्य नमस्कार को सरल भाषा में समझते, सूर्य जो है वो हमारी धरती के लिए सिंबल है, एक तरह से लीडर के, नेतृत्व के लीडर सिंबल है। और जब भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार एक मिक्सचर है 6 अलग-अलग आसनों का, जिसको एक सीक्वेंस में आप करते हैं, और जिसके सीक्वेंस से मिलकर एक तरह की प्रक्रिया बनती है, जिस प्रक्रिया को सूर्य नमस्कार कहा जाता है। वाह। एक ही लौता एक ऐसा अभ्यास है पूरी दुनिया में जिससे बॉडी के सिर से लेके पैरों के पंजों तक हर एक बॉडी मसल्स का यूज होता है, ब्रीदिंग का यूज होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब तरह से एक ही अभ्यास में हम कनेक्ट होकर इसको लगातार रिपीटेड वे में करते हैं। और क्योंकि सूर्य को इंडिकेट करता है तो हमारे अंदर की नेतृत्व क्षमता इसे करने से बढ़ती है। बढ़ती और है। राजीव दीक्षित जी का एक बयान है, राजीव दीक्षित जी जिन्होंने आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाया, भारतीयता को पूरी दुनिया में पहुंचाया, वो कहते हैं भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट चीज हो सकती है करने की प्रैक्टिस कोई, वो सूर्य नमस्कार ही है। वाह, फ्री की एडवाइस है, आई होप सबके लिए जो इसको देख रहे हैं, और अगर आप कुछ एक प्रैक्टिस ढूंढ रहे हैं, मुझे खुद लगता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब हम सूर्य नमस्कार को लेते हैं, शायद एक ये चैलेंज होता है कि सपोज आपने 55 किए, तो कोई एक नॉर्मल व्यक्ति होगा, वो सोचेगा अरे एक ही चीज को 55 बार रिपीट करना, ये क्या है। तो मैं किसी से मिला, उन्होंने कहा यही है कि हम उस माइंडसेट से निकल पाए कि यस। आई कैन डू दैट। वो आपने एक एस्टीम की बात की, आपने एक माइंडसेट की बात की, तो वो शायद हम अचीव कर पाते हैं कि मैं कर सकता हूँ उस चीज को। जनरली क्या होता है कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, तो वो आई थिंक हमको मिल पाता है।
प्रैक्टिकल है। कालिदास जी बड़ा सुंदर कह के गए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, आवत जावत रास्ते सिलपत पड़त निशान। ये वाह। मस्तिष्क जो है ना शिला के समान, ये पत्थर के समान है। जब तक इस पे रस्सी के वो रगड़े नहीं लगेंगे ना, इस पे बार 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 एक चीज नहीं होगी, तो इस पे निशान नहीं पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। और लेकिन यही माइंड का यही नेचर ये है कि नया चाहिए, कुछ नया आसन चाहिए। आई थिंक शुरू में योगा टीचर इसको भी स्ट्रगल करते हैं कि अरे कुछ नई प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये यस, तो मैं डेली करा रहा हूँ, कुछ नया कराना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अगर हमें रियल में रिजल्ट चाहिए तो हमें सेम चीज को लंबे समय तक करना पड़ेगा। डेफिनेटली सेम चीज को लंबे समय तक करना ही होगा। बट क्योंकि मन का एक अपना स्वभाव है, तो उस मन के स्वभाव को भी कभी-कभी बीच में फुलफिल करने के लिए जैसे होता है ना, बच्चे को टॉफी दे दी जाती है, जी। तो बहलौने के लिए बीच-बीच में उसे टॉफी भी देते रहना होगा कि ये ले, कोई बात नहीं, टॉफी ले और करेक्ट। चल खेल ले, अब तो रो मत। तो मे बी ये बच्चे के जैसा ही तो है। ग्रैंड मास्टर के जो वो थे, ये भी आपके माइंड के लिए एक वो था कि चलो ओके ठीक है, कंटिन्यू करते रहो। नहीं, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब मैंने ये चैलेंज लिया और सोचा इस बारे में करना है, तो एक बार जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो ऑब्वियसली लंबे समय से करता आ रहा था, तो उसने सपोर्ट तो किया, पर इतने कम समय में इतना ज़्यादा करना, मतलब कितना 52 तक कितना जाना। टाइम आपने, यस, कितना समय आपने प्रैक्टिस किया, लाइक आपने जब डिसाइड किया उसके बाद कितना टाइम लिया ट्रेन करने के लिए? लगभग मुझे उसके बाद भी एशिया रिकॉर्ड जब बनाना था उसमें 2 महीने लगे, और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार में बनाना था, तो लगभग 3 महीने का समय, लॉकडाउन का समय लगा। और वाह। उसमें लगभग 15 से 20 दिन तो मेरे ऐसे रहे थे जब केवल दलिया और केले खाकर रहा था। ओ। दुनिया कहती है कि आपको इतना न्यूट्रिशन चाहिए, इतनी सब चीज़ें चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर। अरे भैया कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ये है बस सारा खेल। आप इसको सेट कर लो, आप सब कुछ कर लो। करेक्ट। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी थी तो 10 मिनट में 113 करने थे। उसके लिए मैं लगभग डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे कंटिन्यूअस सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करता था, और एक दिन नहीं, सुबह शाम करके लगभग महीने, 1.5 महीने। यहाँ पर अक्षय जी मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि जब शायद आप लगातार इतने सूर्य नमस्कार करते हो, तो क्या वो बॉडी में इतनी हीट डेवलप नहीं होती शायद कि वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन डेफिनेटली। सकती है? तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? क्या बीच में गैप लिया जाता है, या यू ड्रिंक वाटर समथिंग लाइक दैट? तो वो क्योंकि हीट जब तक एक लिमिट में है, अच्छा है, लेकिन वो अगर ज्यादा हो जाएगी तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? ये एक चैलेंज होता डेफिनेटली। है। तो वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो इतना पीक पर उसे ले जाना चाहते हैं, पहली बात तो। ठीक है, सिंपल जो साधारण लगभग 20-30 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, उनके लिए आवश्यकता है नहीं। और जो ले जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ जिससे वो मैनेज कर सकते हैं, अपना आहार। वाह। और इसके साथ-साथ एक अभ्यास जो है चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। चंद्रभेदी प्राणायाम यानी आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना और राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ को आउट करना। ये हाउ अभ्यास उनके हाउ शरीर को, हाउ दैट चंद्रवेदी लाइक इफेक्ट, इसके पीछे क्या रीजन है, लाइक किस तरह ये इफेक्ट तो करता है? एक तरह से ना, ये हमारे चंद्रभेदी प्राणायाम, इसमें ना हमारे नोस्ट्रल्स को योग में और प्राणायाम का जब हम देखते हैं, तो राइट नोस्ट्रल को सूर्य स्वर माना जाता है, यानी यहाँ से गर्म माना जाता है, इसे हीटर कह सकते हैं। और लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये है कूलर हमारा। तो जब कूलर को एक्टिवेट कर देते हैं तो बॉडी ठंडी होने लगती है, शांत होने लगती है। और चंद्रभेदी प्राणायाम कहीं न कहीं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसका एक्टिवेट काम करता ही है। होता है हमें शांत करना, कूल डाउन करना। Wow, it's a very beautiful knowledge that you are sharing. Okay, वेरी नाइस। तो देन आपने जब ये रिकॉर्ड किया तो उस दौरान चैलेंजेस क्या क्या है? एनी 3 चैलेंजेस यू वुड लाइक टू डिस्क्लोज कि आशीष जी ये मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। और एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है, जब भी हम कुछ ऐसा करने का सोचते हैं हम जरूर अपने दोस्तों को बताते हैं, और वो कहते हैं अरे यार क्या सोच रहा है तू, ये शायद क्या फालतू के चक्करों में पड़ रहा है, ये क्या ही जरूरत है करने की? क्या ऐसा रिएक्शन था, या आपके फ्रेंड बहुत सपोर्टिंग थे, नहीं यार यू डू इट, आई विल हेल्प यू? तो सबसे पहला मैंने किया कि किसी को बताया ही नहीं। एक चीज़ बड़ी मुश्किल से मुझे समझ में आई है अपनी लाइफ में, कि जब तक आप कुछ ना कर लो ना, मत शेयर करो भाई, बिल्कुल मत बताओ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बताया, मैंने किसी से बात ही नहीं की इस बारे में। बस मेरा भाई था जिसको पता था, जिसे रिकॉर्ड करना था, उनके साथ ही जाके प्रैक्टिस की, उनके साथ सब चीज़ें की। और दूसरी जो आपने सवाल पूछा था, कहीं न कहीं चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कोरोना। ओ।
क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये रिकॉर्ड बनाया तो सारी दुनिया के लिए वो चैलेंज था, तो एक तरह के मेंटल ट्रॉमा से सभी गुजर रहे थे। और जब आप घर में रह के इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपको बाहर भी जाना होगा, सामान भी लाना होगा, तो उस तरह की फैसिलिटी या चीजें अवेलेबल नहीं थी कि मैं सब सामान ले आऊं, क्योंकि मुझे फल भी चाहिए, बहुत सारी चीजें और भी चाहिए। तो अब उनमें भी कहीं ना कहीं डर था कि इन फल से कोरोना ना आ जाए हम्म। या खाने से कोरोना ना आ जाए, तो कैसे चलेगा, कैसे बात बनेगी। या पानी, क्योंकि उस समय गाँव में था मैं, तो अब पानी लेके आ रहे हो बाहर से, उसमें तो कोरोना नहीं आ गया, ये अब बड़ा टेंशन था उसमें। ये सबसे बड़ा ओके। चैलेंज था। कभी ऐसा भी हुआ कि इस दौरान आपकी तबीयत भी खराब हुई, इस तरह का कुछ चैलेंजेस, लाइक योर हेल्थ गेट डिटोरिएटेड, क्योंकि शायद मे बी कि, या फिर आप योगा ऑलरेडी कर रहे थे तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यू आर यूज्ड टू दैट। नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप एक बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या और कहीं बात। न कहीं हेल्थ एक होता ही है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज, कि आपके सामने वो आया है। और उसका यही मैंने जो उस समय सॉल्यूशन निकाला, कुछ देर के लिए शांत बैठ के सोचा कि अब यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से तो नहीं छोड़ेंगे, आगे ही वाह, चलते हैं। क्या बात है। इट्स वेरी मोटिवेटिंग। और कि यही ह्यूमिलिटी है शायद जब हम कुछ अचीव करते हैं कि यू आर एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। अदरवाइज कुछ लोग क्या होंगे, नहीं नहीं कोई चैलेंजेस नहीं आया था, बस आई डिड इट वेरी इजली। तो शायद जब हम रियलिटी के साथ कुछ चीजों को अचीव करते हैं तो ह्यूमिलिटी जो एक है, वो करुणा हमारे अंदर आती है और हम एक्सेप्ट कर पाते हैं चीजों को। ये बहुत बड़ा एक क्वालिटी है। Yes, then I think you mentioned of second record, I think 353 kilometers cycle you run in 24 यस। hours. ये क्या जर्नी है? मैंने एक मूवी देखी थी, आई थिंक वो भी उसमें दिन रात साइकिल चलाते थे। तो ये क्या है, ये कैसे हुआ? कभी कभी अगेन मुझे भी ख्याल आता है ऐसा मैनिफेस्टेशन। कि आई डोंट फाइंड अ पर्सन कि मैं भी पूरे भारत की यात्रा या कुछ एक यात्रा साइकिल से करूं, क्योंकि ये एक बड़ा फिजिकली भी चैलेंज होगा। और तो ये आप कर पाए, तो आई वांट टू रियली नो दैट। ये मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, ये कैसे आया और कैसे आप इसको अचीव कर पाए? हमारे यहाँ लेक है गुड़गांव के पास, सुल्तानपुर लेक। वहां पे एक दिन हम दोस्त घूमने गए हुए बाइक लेकर, तो वहां पे दो लड़के आए साइकिल लेकर घूमने के लिए, और लगभग वो गुड़गांव से 12-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उन लड़कों के साथ बैठे हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने ऐसे रैंडम बोल दिया कि यार मैं ना आज तक वृंदावन नहीं गया हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं जब भी वृंदावन जाऊंगा साइकिल से जाऊंगा। वाह। अब साइकिल से जाना है तो क्या करें, तो बोल तो दिया उस समय, पर ये नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। कुछ समय के बाद मुझे गुड़गांव में एमसीजी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। तो मैंने हमारे जो यहाँ के कार्य देख रहे थे सारे, उन सबसे बात की, तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक साइकिल का इवेंट करना चाहता हूँ जिसमें हम गुड़गांव से वृंदावन जाएंगे साइकिल से, क्या और लोगों बात से बातचीत करते हुए, मिलते हुए, उन्हें मोटिवेट करते हुए हेल्थ को लेकर, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, गंदगी, है। देश को गंदा ना करें, इस चीज का संदेश देते हुए हम जाएंगे और आएंगे वहां से। तो आपके साथ कितने लोग और थे, लाइक यू वर अलोन, और आपके साथ काफी लोग नहीं, थे? हमारे साथ 8 लोग और थे। तो 8 लोगों क्या की बात। हमारी टीम गई हुई थी। तो उस टीम ने पूरा ये इवेंट बना, पूरा मीडिया में आया, सब जगह पब्लिश हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये हुई, इस इवेंट के बाद से गुड़गांव में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग इकट्ठा होने लगा, लोग अलग अलग करके देने लगे, जो पहले बहुत मिक्स खूब। करके देते थे। मतलब आपका एफर्ट एक चेंज लाया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया। बहुत बड़ा चेंज। और सो ये ये था कि ये सब लोगों की किसी की प्रैक्टिस नहीं थी, सबका बस ये मन में था कि करना है, करेक्ट। तो कोई ऐसा चैलेंजेस आए, प्रैक्टिशनर नहीं था। डेफिनेटली चैलेंजेस आए कुछ, एनी चैलेंजेस यू फाइंड? चैलेंजेस बहुत भयंकर। हमें तब हम हुआ कुछ क्या, चैलेंजेस को जानना चाहेंगे। यस। बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम यहाँ से गए एक्साइटेड, ऑब्वियसली एज अच्छी थी, सब चीजें बढ़िया थे, तो हम इजिली वहां से चले तो गए। बट जी। सबसे बड़ा इशू आया वहां पहुंचने के बाद। हमें जहाँ बैठ के खाना खाना था, तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला रुकने के लिए कि थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, देन अगेन कंटिन्यू करना। तो फर्स्ट फ्लोर से खाना जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, एंड यू डोंट बिलीव, ग्राउंड फ्लोर पे आया नहीं गया हमसे। हम नहीं आ सकते, पैर काम ही नहीं कर रहे। और उससे बड़ा चैलेंज, तो हम रात को 10-10:30 बजे वहां पहुंचते हैं, सब दुकानें बंद हो चुकी है, सब बंद हो चुका है। हमारे पास एक किट थी जिसमें सिर दर्द की दवाई, जिसमें पेट दर्द की दवाई, जिसमें दांतों के दर्द की दवाई, और पेन किलर नहीं है।
मतलब पूरा हमने बैग बनाया जिसमें सारी दवाइयां रख ली, बस पेन किलर पेन नहीं किलर है। नहीं, क्या बात है, बहुत तो सुंदर। ये एक बहुत बड़ा हमारे बहुत बड़ा एक चैलेंज था जिसने हमें किया कि यार ये कैसे अब हम्म। होगा, अब तो समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े। और कहते हैं ना, आई थिंक आपने एक स्पिरिचुअल और एक जगह को चूज किया, वृंदावन जैसी जगह। व्हाट आई वाज शेयरिंग कि आप ही की तरह, और मुझे लगता है ऐसी जर्नी शायद प्लान्ड होती है, और वृंदावन आप गए, उसी तरह मैं केदारनाथ गया, तो वो अनप्लान्ड जर्नी थी। मेरे साथ एक सर थे कुछ, तो यू डोंट बिलीव, मैंने उनको कहा था कॉल करके कि सर जैकेट लेके आना, ठंड वहां काफी होती है, ड्यूरिंग दैट ट्रैक हम्म। यू विल फाइंड दैट कोल्ड। तो आप मानोगे नहीं, वो उस जैकेट को भूल कर आ गए, और वो उन्होंने पूरी यात्रा, हमने रात को वो ट्रैक किया, अराउंड 24 किलोमीटर का ट्रैक था, और उन्होंने एक टी शर्ट और एक रेन कोट, बस इसमें सोच के जी। देखो आप, 0 डिग्री का टेम्परेचर है, और भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए। ओ वाह। तो मुझे लगता है ऐसी यात्राओं में हमारे कुछ कर्माश जो होते हैं वो यस। नलिफाई होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं, और कुछ चीजें होनी ही होती हैं, हम कितना भी प्लान कर लें तो। और जो आपने एक बात की थी, एक पेन, आई थिंक हमें सिखाता भी है बहुत कुछ, ट्रांसफॉर्म भी करता है, और आई होप हमारे अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको भी बर्न आउट। वेरी ब्यूटीफुल। तो हम लोग चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कन्वर्सेशन ब्यूटीफुल लग रही होगी, डीप हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो कुछ थोड़े से और डीप क्वेश्चन कि आई थिंक आपने एक जगह जिक्र किया था कि यू स्प्रेड द नॉलेज विद पीपल, जो एंशियंट विजडम है, और उसको मॉडर्न पी के साथ मिलाकर आप उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंशियंट विजडम की जब भी बात होती है? अगर सपोज कोई कोई एडवांस व्यक्ति है जिसने लाइफ में काफी ग्रोथ की है, तो एंशियंट विजडम से क्या समझना चाहिए, और कैसे जो इंटरेस्टेड नहीं है उन तक आप उस चीज को पहुंचाते हैं? ये एक आर्ट है ये। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आशीष जी आपने। इसमें ना मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा सुंदरकांड का। ओके। तो पता है, मैं एक चीज अनुभव करता हूँ कि कहीं ना कहीं बस हमें ना वो डॉट मिलाने नहीं आ रहे, हमें चीजें कनेक्ट करनी नहीं आ रही है, पर पुराने समय में जो चीजें हुई ना आज भी वही होती जा रही है। हिस्ट्री ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री, इतिहास हमें ये नहीं बताता क्या हुआ, इतिहास ये बताता है कि बेटा क्या चीजें तुम्हें उसमें से करनी है और क्या नहीं करनी। इतिहास ये बता रहा होता है टू आइडेंटिफाई कि ये चीजें हमें अपनी लाइफ में आगे कैरी ऑन करनी है और इन्हें छोड़ देना है। और सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने कहा था ना कि एंशियंट विजडम जो है ना, हमारे पुराणों का, हमारे वेदों का, हमारे रामायण का, महाभारत का जो ज्ञान है, जो महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग सूत्र में, उसके बारे में गीता में जो लिखा जाता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा बड़ा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैं सिखाता हूँ, कई बार बताता हूँ, तो मैं कहता हूँ हनुमान कोई और नहीं है, हम सब हनुमान है, बोलो मैं भी हनुमान। तो यस। हम में क्या हुआ है, हम भी अपनी ताकतें भूल गए हैं, हनुमान की तरह हम भी बैठे कहीं राम 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 बज वाओ। रहे हैं। बस हमें जरूरत है एक जामवंत की। जीवन में जिसको एक जामवंत मिल गया ना, उसने अपनी खोज शुरू कर दी है। और किसकी खोज? सीता, यानी सीता नहीं, सीता यानी सफलता या शांति। वाओ। और सीता की खोज में बीच में आने वाले जो विघ्न है, जो मैनाक पर्वत है, सुरसा है, डंकनी है, लंकनी है, वो सब वो बाधाएं हैं जो हम सबके भी जीवन में आ रही है। बस चीजों को इस नजरिए से देखने की जरूरत है। एंशियंट जो विजडम है, हमारा जो ज्ञान है, उसको आज के साथ डॉट मिलाने की जरूरत है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ आज की लंका कहाँ है, आज की लंका डीएलएफ में है, आज की लंका दिल्ली के पोश एरियो में है, जहां सीता को जबरदस्ती रखने की कोशिश की जा रही। सीता यानी क्या? शांति। शांति को जबरदस्ती रखने, और शांति नहीं रह सकती जबरदस्ती कहीं। नेवर, कभी नहीं। शांति तो मोक्ष के साथ ही रहेगी, वो पॉसिबल है ही। मोक्ष जब आप खुद को एंजॉय कर रहे होंगे, आप अपने में होंगे, आप बांट रहे होंगे, शांति उसी को एंजॉय करेगी। क्यों? सीता जी राम जी के साथ थी, आप पूरा उनका जीवन उठा के देखो, बांट ही रहे, दिया ही है सब कुछ। और राम में और हम में जब देखे, तो मैं किसी से अक्सर एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए कि राम के जीवन में चमत्कार कहाँ है? कब उन्होंने ऐसे तीर निकाला और उस पर ऐसे सांप बना और मारा, मर गए? कहीं नहीं है।
करेक्ट। कहीं नहीं है। वो भी हमारी तरह एक सामान्य पुरुष है, हम भी सामान्य पुरुष हैं। और मेरा कहीं ना कहीं बहुत हद तक भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको इसी तरह से मानता हूँ। कुछ वैल्यूज हैं वो हर देवता में अलग है। जैसे राम की पूजा हम पुरुषोत्तम के रूप में करते हैं, शिव की पूजा शांति के रूप में करते हैं, हनुमान की पूजा भक्त के रूप में करते हैं। जब भी हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं तो शक्ति के रूप में करते हैं। अब एक करेक्ट। इंसान में सब कुछ ही तो समाया हुआ है, अलग का। मैं भक्त हम्म। भी हो सकता हूँ, मैं पुरुषोत्तम भी हो सकता हूँ, मैं शांत भी हो सकता हूँ, मैं शक्तिशाली भी हो सकता हूँ। तो वाह। सब अंदर ही तो है, सब सब अपने यस। पास ही है। और इससे मुझे याद आ रहा है कि कहीं मैं देख रहा था तो जितने भी देवी देवता हैं, आई थिंक जो हमारे अंदर जैसे आंखें हैं, कान हैं, नोज हैं, आई थिंक ये सूक्ष्म लेवल पे इनके चाहे आप देवता कहें या यस, चाहे यस। आप ऊर्जाएं कहें उनको, तो उनके ही नाम हैं। जो आपने एक पॉइंट बोली थी, उसी को जब हम और डीपली समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। यस, लेकिन फिर हम उसको अलग रूप में सेपरेशन के तौर पे लेते हैं शायद, और सही रूप में समझ नहीं पाते हैं, तो शायद हम इस एंशिएंट नॉलेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही सही है, क्योंकि अपने को जब तक नहीं समझा, मुझे लगता है, तो फिर बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं जो आज की जैसे जो जनरेशन देखेंगे, अब जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा मानती नहीं है इन सब चीजों को। हम्म। तो मैं उन सबको बस इतना ही कहता हूँ कि आप जब भी कुछ अपने जीवन में लाना चाहते हो ना, उसके लिए एक आइडियल तय करते हो। अब आइडियल चाहे आप इस संसार का तय कर लो जो आपको दिख रहे हैं, या जो पहले कुछ अच्छा बड़ा करके जा चुके हैं उनको तय कर लो। बस हम्म। हमारे यहाँ कुछ ऐसे आइडियल है जिन्होंने रियलिटी में पूरा जीवन जिनका ऐसा जिया है। आप जिनको तय करोगे, उनकी आराधना करोगे, उनका चिंतन मनन करोगे, तो आप भी उनके जैसे हो जाओगे। और कहा ये भी गया है, हम फैक्ट है। यस, यस, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। डेफिनेटली यस, कि जो शायद भारतीय ज्ञान था, वो कोई किताब नहीं थी, वो व्यक्तित्व था लोगों का, वो उसको जीते थे, वो उनका डेली की लाइक दिनचर्या है। वेयर अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी को देखते हैं, शायद वो मे बी ये नेगेटिव नहीं है, बट इट इज फॉर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, कि हमने उसको समझ लिया, जान लिया, साइंस ओके, चलो अब हम दूसरी चीज समझेंगे। Whereas जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं या फिर जो एंशिएंट विजडम की बात करते हैं, तो शायद वो एक व्यवहार की दिन सुबह से, क्योंकि शायद जो हम करते हैं वो मैटर करता है, ना कि हम जो सोचते हैं। तो वो जब हम लाइफ लॉन्ग उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में बदलता है, और शायद उसको देख के और लोग भी बदलते हैं, क्योंकि कितने एंशिएंट ऋषि हुए, जैसे आपने पॉडकास्ट में राम जी की कई बार बात की, और मुझे लगा कि आप राम जी से बड़े कनेक्टेड हो, है ना। और हम सब कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारा बचपन वो देखते हुए रामायण महाभारत हमने ये देखा। और आपने जिस तरह कहा, बड़ा मतलब कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन था कि सीता कौन है, राम कौन है, किस तरह से। इसी तरह हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन कौन है, हम सब अर्जुन है जो लड़ रहे हैं, दुविधा में है क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो कृष्ण भगवान जो है, वो चेतना है जो हमें मार्गदर्शन कर रही है, जो वो बुद्धि है। एक मैं पॉडकास्ट में था, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि भगवान कृष्ण क्या है, वो विवेक जो हमारे अंदर है, जो गाइड करता है। हम किसी गाड़ी पे बैठे हैं, जो ड्राइवर है वो डिसाइड कर रहा है, और पीछे जो सारथी बैठा हुआ है, और जो रथ है वो हमारा शरीर है। तो आई होप ये सारे जितने ग्रंथ हैं, जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, वो हमें रियल इंटरनल नॉलेज की तरफ ले जाते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जैसे भी पीछे कहा था ना, मन का तो एक स्वभाव है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले समझ ली थी। आप थोड़ा सा उठा के जब पीछे देखोगे, उन्होंने चीजों को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपके यहाँ अंत नहीं है। जैसे पुरुषार्थ की बात करें जी, तो पुरुषार्थ की शुरुआत काम से हो रही है। हमारे ऋषि मुनि और वेस्टर्न क्या कर रहा है, कल्चर काम की बात ही तो कर रहा है ना, डिजायर्स की बात कर रहा है। काम से फिर हमारे यहाँ आते हैं अर्थ पर, अर्थ से आते हैं धर्म। काम से आया भाई अर्थ कमाओ, क्योंकि काम जब भी पूरा होगा जब अर्थ आपके पास होगी। अर्थ को करते करते ये समझ में आता है यार ये तो अंत नहीं है, अब आगे क्या। तो आगे आया धर्म, और धर्म को भी निभाते निभाते समझ में आया यार ये भी अंत नहीं है, तो आगे क्या, मोक्ष। और यही तो मतलब
जीवन क्या है, वो सरल भाषा में कहते हैं भाई, जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जितना रहा वो जीवन है। वो जीवन है, बहुत सुंदर। और उसी में ये 4 पुरुषार्थ पूरे करने हैं, और बिना डिजायर्स, बेस्ट चीज है आज के समय में जो कोई कर, डिजायर्स करो, होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। उनको फुलफिल करने के लिए अर्थ कमाओ, अर्थ पर तुम्हें ये समझ में आएगा जरूर। आज आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लो, जो आपको ठीक लगता है, उसका जो फाउंडर होगा, उसका जो लीडिंग पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति होगा, वो आपको स्पिरिचुअली मिलेगा। यस, क्योंकि और बिना जितने भी लोगों से स्पिरिचुअलिटी, यस मैं मिला हूं और मैंने काफी बुक्स पढ़ी, तो ये समझ में आया, अगर किसी ने इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा कार्य किया है जो बहुत जानने लायक है, बहुत प्रभावशाली है, तो उसके लाइफ में एक अध्यात्म का रोल डेफिनेटली होगा। वो कहीं ना जरूर। कहीं उधर से अपना मोटिवेशन जरूर ड्रॉ कर रहा होगा। यस, और मुझे लग रहा है चीजें और गहरी होती जाती जा रही हैं, और आई डोंट नो इसका अंत कहाँ होगा। कुछ और अंत में हम लोग बातें करते हैं, स्पेशली योग से रिलेटेड। तो मैं कुछ आपसे वर्ड पूछूंगा, और जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके आपको कुछ शब्दों में उसका जवाब देना होगा। इट्स लाइक अ रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल सो बिल्कुल। कुछ हम अष्टांग योग से ही शुरुआत करते हैं। इट्स लाइक अष्टांग योग गेम, यू कैन से। So when I say yum niyam, what you will say to me? यम नियम इज अ काइंड ऑफ हाउ यू बिहेव विद योर सेल्फ, ओन सेल्फ, और हाउ यू बिहेव विद द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड यम नियम। आप Wow, अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो कुछ चीजों को लेकर, और सोसाइटी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यही है यम नियम मेरे अनुसार। great. Asanas, what are asanas? आसन मेरे हिसाब से एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आप अपने शरीर को स्थिर करने के लिए, रोक देने के लिए, कहीं पर स्टेबल और एक अंदर की जर्नी के लिए तैयार करते हैं। Wow. Pranayama? प्राणायाम, इसके शब्द ही मुझे इतना पसंद है, ये जैसे कि प्राण और आयाम, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है कि प्राणों का आयाम यानी विस्तार कर देना। विस्तार, इसको मैं टेक्निकल टर्म में, जैसे एक शब्द आज बड़ा यूज होता है जिसे कहते हैं ओरा। तो इस इंसान का ओरा इतना अच्छा है, इस इंसान का, वो ओरा बनता कैसे? आपके प्राणायाम यानी आपकी एनर्जी से। तो अपनी एनर्जीज को बढ़ा लेना, यही है प्राणायाम, उसका विस्तार कर देना। आप इतने हो सीमित, तो इसको इतना बड़ा बना देना। वाह, और भी कह सकते हैं सूक्ष्म लेवल पे अपने आप को महसूस करना। आई थिंक जब हम प्राणायाम बिल्कुल करते हैं तो हम ये अनुभव कर पाते हैं कि मैं ये ठोस शरीर नहीं हूँ, कुछ ऊर्जा के पिंड, जो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हम बात करते हैं, वो मूवमेंट शायद हम फील कर पाते हैं अगर हम सही से विपස්සना प्राणायाम या जब आप श्वास को ही। करेंगे, बिल्कुल, यस। मैं विपස්සना जब करने गया था तो आफ्टर 6 डे आई वाज लाइक कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दिन रात, आई वाज लाइक कि ऊपर से नीचे ऐसे चल वाह रहा है। वाह कौन हूं वाह, मैं? क्या क्या हो क्या रहा है ये बात मेरे है। साथ? या चलिए, आपने मुझे एक टॉपिक और दे दिया, चलिए इसको मैं अभी लूंगा लास्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारे जो 5 सेंसेस है उसका ऑपोजिट खाना, यानी मन के विपरीत जाना। एक तरह से जो हमारी सेंसेस है, यानी आंखों का काम है देखना, उसको मैं बंद कर देता हूँ। अब क्या करेगी आंखें? कान का काम है सुनना, ठीक है, मैं उससे सुन ही नहीं रहा, अब क्या करेगी? ऑपोजिट डाइट, आपकी सेंसेस से अपोजिट डाइट। जीभ का काम है सुगंध। तो ये इनको ना मैं बिल्कुल ऐसे देखता हूँ आशीष जी, अष्टांग योग में जो सीक्वेंस बनाया गया है, एक सामान्य इंसान के लिए जो योग में आना चाहता है, योग में कदम रखना चाहता है, बहुत दी बेस्ट है। और ये सीढ़ियां हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास कई बार लोग आते हैं, जी मेडिटेशन सिखा दो, और मैं हाथ जोड़ता हूँ, जी मुझे नहीं आता, मैं सीधा मेडिटेशन नहीं सिखा सकता, मैं मुझसे नहीं होता, मैं आपको क्या सिखाऊं? और ये मिथ बना हुआ है, आज मार्केट में देखेंगे, और वैसे हम करेक्ट। अपने सही तरीके से देखेंगे, बहुत बड़ा मिथ है, लोग सीधा मेडिटेशन की यस तरफ भाग। यस, हम एक प्रोसेस को शायद नहीं फॉलो करना चाहते, हम डायरेक्ट कहते हैं बस मुझे चाय दे दो, मुझे प्रोसेस में नहीं घुसना कि वो कैसे बनती है, क्या होता है। यस, ओके योग देन। भी यम का काम है नियम को लेके जाना, नियम यस। का काम है आसन, आसन का काम है प्राणायाम, प्राणायाम का प्रत्याहार। और एक सबसे बड़ी बात, आई थिंक यही आपका अगला सवाल होगा कि धारणा के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो देश वंचितस्य धारणा, जैसे पतंजलि ऋषि कहते हैं, मैं कहूंगा आज के समय में कहीं ना कहीं मेडिटेशन को बहुत ही हाइप कर दिया गया है। अगर जो करने की जरूरत है किसी इंसान को, मैं मानता हूं धारणा करने की जरूरत है।
बहुत अंडर वैल्यूड किया जा रहा है धारणा को। अगर कोई इंसान सही से मुझे ऐसा लगता है धारणा कर लेना, मेडिटेशन आई बिलीव इज लाइक अ लव, प्यार है। Yeah, it happens प्यार, by itself. You can यस prepare for the sleep, but you cannot decide like you will go to sleep. मतलब उसी तरह यस धारणा यू आप कैन तैयारी प्रिपेयर कर फॉर द सकते हो। धारणा, यू या कैन प्रिपेयर फॉर द धारणा, यू कांट प्रिपेयर फॉर द मेडिटेशन। हम्म मेडिटेशन लाइक किया नहीं जाता, हो वो जाता तो है। खुद ब खुद घटित होता है, करेक्ट। और कहते भी है ना लोग कुछ कि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ध्यान किया जाता है या ध्यान हो जाता है या ध्यान लग जाता है। तो मुझे लगता है हम अगर धारणा यानी किसी भी बिंदु पर, वो चाहे शरीर में अंदर हो या बाहर हो, अगर हम निरंतर अपना एकाग्रता बना के रखते हैं तो शायद ध्यान वो लंबे समय तक हो जाता है। तो हम उस एक ईज स्टेट ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वही मेडिटेशन है। हम अपने ट्रू सेल्फ बिल्कुल। से जुड़ पाते हैं। चलिए, और द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, जो आई थिंक हर एक योगी और का एक गोल होता है, टू अचीव द समाधि। व्हाट दैट समाधि इज? फॉर मी टू मेक द स्टेबल माइंड, दैट इज समाधि, बैलेंस माइंड। मैं ऐसा मानता हूँ इसको। मैं बहुत जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है हमारे, उसके अनुसार यहाँ आज नहीं ले जाना चाहता। और आज हम मैं एक चाहते भी नहीं है सामान्य, अभी तो। यस, हाँ, इट्स ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड। जो आपने अनुभव किया है वो चेंज हो सकते हैं, बट आज इट्स ऑल मैं एक एक्सपीरियंस बेस्ड। सामान्य स्नान के अनुसार बस इतना ही बताना चाहूंगा। जितनी मैंने समझा है वो ये है, दिन भर में ना आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती है, जब आप गुस्सा कर सकते थे, जब आप चिढ़ सकते थे, जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते थे, पर उस समय आप शांत रह गए। वाह। और जितना ये बढ़ता जाए, तो ये बढ़ने की जो अवस्था है ना, जितनी बढ़ती जाएगी कि आप शांत रहना अब आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, वो आपकी आदत हो गई है। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है यही समाधि है आज की जो नीड है। सम यानी बैलेंस, धी यानी यस, बुद्धि। एक प्रोफेसर की क्लास में था, आई थिंक ही इज अ वेरी वंडरफुल। और जब भी वो लेक्चर लेते हैं आनंद से भरे हुए, एक एस व्यासा में एनवी रघुराम जी हैं। ओके, सो ही सेड वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जब लोग ध्यान कर रहे होते हैं, सपोज घर में आंखें बंद है, सपोज आपके कोई बच्चा है, उससे ग्लास गिर गया जमीन पे, एकदम से माइंड में क्या रिएक्शन है? अरे यार, ध्यान कर रहा था, इसने डिस्टर्ब कर दिया। यस, So he said very beautiful thing कि in spite of connecting with the source of sound, you just connect with the sound। वो आई, चली गई। लेकिन हमने क्या करा? रिएक्शन दे दिया, तो वी गेट डिस्टर्ब। फिर किसी ने कुछ करा, ओके पापा मेरे ये काम कर दो, अरे मैं भी ध्यान कर रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब मी। तो वो शायद एक जो रिएक्शन है कि ध्यान को हमने सीमित कर दिया है, वो एक हमारे लिए ध्यान, तो आई होप जब हम धारणा लंबे समय तक करते हैं, वो शायद कभी भी घटित हो सकता है, ड्यूरिंग द डे भी हो सकता है। आपने मान लीजिए सुबह धारणा की और दिन के दौरान आप बिल्कुल शांति अनुभव कर रहे हो, तो शायद वो भी ध्यान हो सकता है। ऑब्वियसली मैं ओके। तो अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, इसी में ध्यान में मैं बस एक और जोड़ना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, सबसे बेस्ट ध्यान है अपने खाने पे ध्यान दो। आप वाह। दिन में 3 बार ध्यान करो, और कितनी देर, लगभग करो। आई थिंक हमें 10 से 12 मिनट तो लगता है हर इंसान को खाना खाने में। आप अपने खाने को पूरी तरह से सजग होकर खाओ। भोजन से बढ़िया ध्यान कुछ नहीं है। आपको कोई ब्यूटीफुल। बैठने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अलग से कोई टेक्निक। मैंने जब अपने जीवन में इसे अप्लाई किया, बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैंने अपने जीवन में महसूस किए। दिन में 3 बार ध्यान कर रहा था मैं, इससे ज्यादा कौन करेगा? तो करेक्ट, आप तो करेक्ट, एक बार करेक्ट। बैठते हो, उसमें भी बहुत ज्यादा शोर शराबा आता है। हमने आई वही कैन फील कॉम्प्लिकेट माई, कर दिया है। यस, यस, चीजों को अगर हम आसान करें तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है और जॉयफुल है। यस। ओके, आई थिंक दैट अष्टांगा गेम वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमने गेम में काफी कुछ सीख भी लिया। और लेट मी जस्ट गिव यू अ शॉर्ट समरी, यू कैन शेयर एनी फाइनल पॉइंट्स यू हैव। आई थिंक हम लोग इस पॉडकास्ट के अंत में आ चुके हैं। अभी भी कुछ बचा है जो मुझसे छूट गया है और आप बताना चाहते हो, तो यू कैन गिव द सजेशन टू योगा लवर्स, टू दोज हु आर इन डिफीज, टू दोज हु वांट टू जॉइन आनंदशाला। और किस तरह से कुछ फाइनल एडवाइस, फाइनल सजेशन, फाइनल थिंग यू वांट टू शेयर। तो यहाँ सबके लिए मैं अलग रखता हूँ। जो आनंदशाला ज्वाइन करना चाहते हैं वो गूगल पे जाए, जीएम अक्षय आनंद लिखे, वहाँ मेरा डिटेल है, मुझे मैसेज भेजे, आप उसके साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं। जिनको डिजीज है, किसी तरह की कोई बीमारी है, उनके लिए मेरी तरफ से ये एडवाइस है, ट्राई टू मेक योर लाइफ सिंपल एज मच एज यू कैन। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मेक इट सिंपल एज मच एज यू कैन। जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और ये मैं खुद को भी एडवाइस करता हूँ। मेरी लाइफ का मूल मंत्र इज
लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइस वी मेक। वाओ। जो चुनाव हम करते हैं हर हर दिन, हर समय, लगभग हर आधे एक घंटे में, दिन भर में हम दो एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहाँ चार रास्ते गुजर रहे होते हैं और जहाँ चूज करना होता है कि अब क्या करें। यस। और योग ओ टीचर जितने भी हैं उनको तो बस यही है कि भैया अपनी कीमत का ध्यान रखो। आप अपने आप को ऐसे फ्री में दुनिया के सामने मत प्रेजेंट करो, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं है। क्या बात है। वेरी नाइस। और लेट मी गिव अ शॉर्ट समरी। आई थिंक हमने इतनी बातें की, और बातें नहीं, अपने अनुभवों को शेयर किया जो आई थिंक हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस, शायद ये पर्सनल हो सकते हैं और मे बी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो लोग भी इससे मोटिवेशन ले सकते हैं। तो शुरुआत में हमने आज अक्षय आनंद जी जो हमारे साथ जुड़े, उनकी यात्रा को देखा, उनके बचपन को देखा, और स्पेशली जो मेंशन किया ग्रैंडफादर से उन्होंने किस तरह से मोटिवेशन ली, वेलनेस को लेके वो बहुत कनेक्टेड हुए, और उन्होंने घर से ही सीखा कि कैसे उनको एक वेलनेस की तरफ कुछ करना है, क्योंकि उनकी फैमिली में ही उन्होंने इस चीज को, उन्होंने कहा भी कि एक कोना तो उनके घर में हुआ करता था जहां दवाइयों से वो भरा होता था। तो शायद वो खुद का उनका एक्सपीरियंस था जिसने उनको मोटिवेट किया बचपन से, वो उनके अवचेतन मन में बीज थे कि मुझे वेलनेस को लेके कुछ करना है। और वेलनेस को उन्होंने बहुत सिंपल शब्द में समझाया। वेलनेस वही है जो आप करना चाहते हो लाइफ में, बिना थके, बिना रुके, और बिना इजीली आप उसको कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, दैट मीन्स वेलनेस। फिर बाद में हमने डीपली समझा भी कि वेलनेस तो आपके फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, तीनों लेवल पे हमने बात की। और फिर हम जर्नी पर गए कि कैसे उनकी जो एक स्ट्रगल फेज थे, चैलेंजेस थे आनंद जी के, और मुझे लगता है आनंद तक पहुंचने की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। और वो हम सबको दिखता है कि कोई व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ जाता है, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने के वो चैलेंजेस थे, जब हम बात करते हैं तो आप उन चैलेंजेस को देख सकते हैं, मोटिवेटिंग थे। और उन्होंने सिंपल कहा कि मुझे ये अचीव करना था, तो वो चैलेंजेस नहीं दिखे मुझे, व्हाट आई वांट टू दैट। फिर उनकी योग यात्रा की हमने बात की, कैसे एक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग का उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो वहाँ टीचर्स, स्पेशली राहुल सर का मेंशन किया, सोनू मैम, और जो टीचर्स है उन्होंने रोल प्ले किया, और स्पेशली जो गुरु शिष्य परंपरा का उन्होंने जिक्र किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर हम लोग उनके जो रिकॉर्ड थे, हमने कुछ लर्निंग की भी बात की, और जो ग्रैंड मास्टर हैं, ही इज अ ग्रैंड मास्टर, इतने रिकॉर्ड बनाए। और फिर उन्होंने हमें समझाया ग्रैंड मास्टर क्या है, कि कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, अगर हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बुक्स हैं, वो आपको एक अचीवमेंट के तौर पे एक टाइटल देते हैं। एंड इट्स अ वे ऑफ स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, जो मुझे लगता है ये एक तरीका है कि कैसे हेल्थ को, फिटनेस को, जैसे मैराथन होते हैं उसी तरह वो एक स्प्रेड कर रहे हैं कि हमें एक्टिव रहना चाहिए। फिर स्पेशली हम लोग गए उनकी जो आनंद शाला की यात्रा है, जैसे आज हम आनंद यात्रा पे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आनंद यात्रा और आनंद शाला, कि कैसे आनंद शाला स्पेशली वर्क कर रही है फॉर द फीमेल्स, उनकी लाइफ में हीलिंग को स्प्रेड करने के लिए। और फिर अंत में हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी, एक हमने गेम खेला, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग कन्वर्सेशन फॉर मी। और आनंद जी से हर पॉडकास्ट में मैं कुछ सीखता हूँ। इस पॉडकास्ट में मैंने सीखा कि हम ह्यूमिलिटी के साथ, लव के साथ, कैसे जो हमारे पास है हम दूसरों को साथ बांटते हैं, तो वो लव भी हमारी लाइफ में बढ़ता है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। एंड फाइनली आई वांट टू आस्क यू अक्षय जी, एनी फीडबैक यू हैव, एनी सजेशन फॉर आनंद यात्रा, आपका कैसा अनुभव रहा? यू वांट टू शेयर एनीथिंग, कुछ मे बी न्यू थिंग यू लर्न टुडे? बहुत अच्छा रहा आशीष जी। और आपके जिस तरह के सवाल थे जो डीप जाते जाए, आई फील लाइक कि मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आ गई कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको डिजाइन किया। और आनंद यात्रा जिस तरह का आप ये कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत इंस्पायर हूँ इससे, और बहुत कम लोग इसको कर पा रहे हैं। और आपके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और आप इस अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहें।
मेरी सबसे बड़ी लर्निंग, क्योंकि एक लंबा समय हो जाता है टीच करते हुए, सिखाते हुए, तो बातचीत बहुत कम हो पाती है और Yes, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बहुत कम हो पाती है, क्योंकि या तो yes, सीखते रहते हैं या सिखाते रहते हैं। और जहाँ yes. बातचीत हो पाए, जहाँ एक दूसरे के व्यवहार को, विचारों को और जीवन की यात्रा को समझ पाएँ, तो आज बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपने जीवन में दोबारा से रियलाइज़ हुई कि अच्छा ये सब भी किया है यस, तूने, बहुत इतना सुंदर। और अचीव ये कर लिया है। यस यस, ये रियलाइजेशन होता है जब भी कन्वर्सेशन होती है, हम अपने को और गहराई से जान पाते हैं, शायद उस मोमेंट में हमने ना देखा हो। तो फाइनली आई वुड से थैंक्स अ लॉट फॉर यू फॉर ज्वाइनिंग, और आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, यू कैन शेयर दिस होल पॉडकास्ट, होल कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, whom life would you want to change, और जिनके लाइफ में आप आनंद, उस प्रेम को भरना चाहते हैं। And you can also check out this podcast after 24 hours of its release on Spotify. तो अक्षय जी, रियली इट्स अ ग्रेट टॉकिंग टू यू। मुझे उम्मीद है, और मैंने एक और देखा डायमेंशन आपका, जो एक टेक्स्ट से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, और एक जो पोइट्री है, वो भी डेप्थ है मुझे लगता है आपके पास। तो कभी मौका मिला तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज तो ये आपकी यात्रा के रिलेटेड पॉडकास्ट था, तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। रियली ग्रेटिट्यूड फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू। Vijay Lakshmi, you had a wonderful and amazing experience today. बहुत कुछ इनसे हमने सीखा है सर। है कि मैं बड़ा रिलीफ फील करता हूँ। ऐसा लगता है बीमारियां थी नहीं, मैंने मन में पाल रखी थी। जिस ढंग से वो एक्सप्लेन करके बताते थे, ऐसा लगता है कि मन से जो भ्रांतियां थी वो उनको मिटा